शांति। ओम शांति। देखो, बाबा कहता है ड्रामा जो है ना वो अचानक का है, विचित्र भी है, वंडरफुल भी है। तो आज हाँ जी। ड्रामा अनुसार हमारे बिथेंद्र भाई आज हमारे साथ है। और बिथेंद्र भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आप जब ज्ञान सरोवर जाते हैं तो 3D जो मल्टीमीडिया शो आप देखते होंगे, देखा होगा बहुतों ने। जिन्होंने ज्ञान सरोवर में वो 3D मल्टीमीडिया जो शो है वो देखा है, हाथ खड़ा करे जरा, देखे कितने ने देखा है? पारुल बहन ने देखा है और बहुतों ने नहीं देखा है। राकेश भाई ने देखा है। दूसरा स्क्रीन देखो जरा। जो आप ज्ञान सरोवर जाते हो तो मल्टीमीडिया शो होता है। हाँ, प्रकाश ने देखा है। अच्छा, विजय भाई ने देखा है। तो और वर्षा बहन भी देख के आए। तो बहुत है जिन्होंने नहीं देखा है, तो वो देखने जैसा है। रणधीर भाई ने देखा है, अच्छी बात है। तो ये जो मल्टीमीडिया 3D मल्टीमीडिया शो जो है वो सारा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे मृत्युंजय भाई के साथ अंग संग रह करके वो सारा संभालते। पीएम टीवी पे भी आपके 100 से ज्यादा एपिसोड्स आ गए हैं। और 35 साल से आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है। और पिछले 30 साल से आप मधुबन निवासी है। ज्ञान सरोवर में इस वक्त आप सारा कारोबार, ईश्वरीय कारोबार संभालते हैं। वैसे लौकिक में आप कोलकाता से है। तो जब कोलकाता से है तो आपको विजेंद्र भाई खुशी होगी ये जानकर कि इस सभा में कोलकाता से भी हमारे साथ भाई जुड़ते हैं। सैन गुप्ता जी है हमारे पास। तो दिल्ली से भी हमारे पास भाई बहने जुड़ते हैं, कानपुर से जुड़ते हैं, मुंबई के भी इसमें है, गुजरात के भी कई शहरों से है। तो सार रूप में कहा जाए तो ये नेशनल लेवल की क्लास है विजेंद्र भाई। तो हाँ ये जी, हाँ जी। लेवल की क्लास है। तो सैन गुप्ता जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सैन गुप्ता जी आप बंगाली में स्वागत कीजिए हमारे मीठे भाई का, क्योंकि ये भी प्रादेशिक भाषा है। तो सैन गुप्ता जी जरा वीडियो ऑन करना, अरे ऑडियो। सैन गुप्ता जी, गुप्ता जी आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी। ओम ओम शांति विजेंद्र भाई। ओम शांति। বরোদাবাসীর তরফ থেকে, শুধু বরোদাবাসী নয়, हाँ আমরা যারা বাইরেও আছি, কলকাতা, দিল্লি, কানপুর, সবার তরফ থেকে আমাদের মন প্রাণ থেকে আপনাকে স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। আপনাকে আপনার কথা শোনার জন্য, আপনার অনুভব শোনার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছি। ओम शांति। ओम शांति। साथ साथ विजेंद्र भाई हमारे भ्राता डॉक्टर जैन भाई जी भी सभा में उपस्थित है। हमारे डॉक्टर साहब को तो आप जानते होंगे, चंपाबेन डॉक्टर साहब पिछले 51 सालों से इस ज्ञान मार्ग में और कारेली बाग सेवा केंद्र का कारोबार, कार्यभार आप दोनों निमित्त बन करके बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और ये जो सभा है ये आपके ही समझो मेहनत का फल है। तो हमारे डॉक्टर साहब भी आपको वेलकम करने के लिए आतुर है। डॉक्टर साहब, विजेंद्र भाई का शब्दों के द्वारा, शायद गुलदस्ता भी डॉक्टर साहब तो लेके बैठते हैं, तो आप स्वागत करें विजेंद्र भाई का। हाँ, कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ भाई गुलदस्ता, लेकिन आपका वो वर्चुअल बैकग्राउंड में गुलदस्ता छिप जाता है डॉक्टर साहब, दिखता नहीं है। हाँ, भले शब्दों के द्वारा स्वागत कीजिए। हाँ, आप दिखाई पड़ा, गुलदस्ता आप दिखाई पड़ा। अच्छा जितेंद्र भाई, ओम शांति। ओम शांति बाबू जी। अच्छा, वेलकम वेलकम। हाँ जी, बोलिए। आप तो बड़ी जगह से आ रहे हो, इसीलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मीठे मधुबन से यहाँ गुजरात में पधारे हो। सब गुजरात निवासी आतुरता से आपके इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे भाई बहन आए हैं। हाँ, हाँ जी। अभी तो बढ़ते ही जाएंगे जैसे जैसे टाइम जाएगा। बॉम्बे से, कलकत्ता से और अनेक जगह से भी आए हैं। राजस्थान से भी है, अलवर, राजस्थान अजमेर से भी है। हाँ, अच्छा। तो सभी जगह से आके आपके इंतजार में थे और आप आ गए, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मधुबन में अच्छा कारोबार भी चलाते हो और
अच्छी सेवा में हो। ज्ञान सरोवर से हो ना मेरे ख्याल से। हाँ, ज्ञान सरोवर। अभी तो ज्ञान सरोवर में हूँ। पहले डॉक्टर साहब मुन्नी बहन के साथ रहे, काफी समय अच्छा। तक मुन्नी बहन के साथ रहे, और श्रीनिवास भाई जो अभी मुन्नी बहन के साथ है, तो हाँ। श्रीनिवास भाई को आप ही ने सेट किया है। तो मुन्नी बहन के साथ इतने साल टिक करके सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता में ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो भी कुछ अनुभव आप चाहे तो सुना सकते हैं, क्योंकि बहुत हाँ, काफी इनको देखा खजाना। हुआ है। हाँ, हाँ बिल्कुल, वो तो मुन्नी बहन के साथ हो तो नेचुरली। हाँ तो सब जानते हैं हाँ मुन्नी बेन को। जो जानते हैं वो सब उनको जानते हैं, हाँ, तो मिथेंद्र भाई मतलब का सब जानते हैं। जानते हैं। हाँ, वेलकम है आपको, बहुत बहुत वेलकम है। हाँ जी, सभी आइए। भाई बहन एक हाथ से स्वागत करें, और फिर विजेंद्र भाई सुनाना शुरू करेंगे आज के अनुभव। देखिए सब एक हाथ से स्वागत कर रहे विजेंद्र भाई आपका। अच्छा, अभी आप अपने अनुभवों की जो बौछार है वो सब भाई बहनों पे कीजिए। मेरा नाम बिथिंद्र है। बिथिंद्र, बिथी माना गार्डन, विपेंद्र। और विथिंद्र, विथिंद्र, ई बिथी, बिथी विथि प्लस विथि। इंद्र, बिथी इंद्र। बिथी माना गार्डन, बगीचा। बगीचा गार्डन का इंद्र राजा है, किंग ऑफ द गार्डन। तो बंगाली नेम है, बंगाली मीनिंग है। हाँ और जब मैं कोलकाता में बीएससी पढ़ रहा था तो मुझे ज्ञान मिला, और मैं निर्मल संता दादी से पहले मिलने गया, क्योंकि कोलकाता में ब्रह्मा बाबा की बेटी रहती थी ना। हम वहीं के हैं। हल्दिया शहर जो है वो फेमस है, सी पोर्ट एरिया में, वहाँ मेरा घर है लोकी। तो जब ज्ञान मिला तो दादी ने मुझे टीचर बहन के माध्यम से बुलाया, और दादी ने बहुत प्यार से मेरे को, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह बात करते हैं। निर्मल संता दादी को जानते हैं ना सभी। तो दादी ने बहुत अपना, मतलब बचपन का अनुभव दादी ने खुद सुनाया, निर्मल संता दादी ने। तो मेरे पास एक छोटा सा फोटो भी था, जब दादी 8-9 साल की थी, निर्मल संता दादी। तो गंगा में स्नान करने जाते थे बाबा के साथ। तो स्नान करके, कलकत्ता में गंगा नदी है, स्नान करके तो उनके वो गरीब लोगों को दान करते थे। तो दादी जब 9 साल की थी, निर्मल संता दादी, तो अपने हाथ से सोने का अंगूठी जिसमें हीरा लगा हुआ है, वो भिखारी लोग बैठे होते थे उनको दे देते थे, निर्मल संता दादी। क्योंकि स्नान करके दान करना होता है। तो दादी के पास कुछ नहीं है, सोने का अंगूठी है, उसमें हीरा लगा हुआ, तो दादी ने दे दिया। वो फोटो भी मेरे पास है, लौकी में रह गया घर में। लेकिन बाबा कभी कुछ बोलते नहीं थे। बाबा को भी अच्छा लगता था ब्रह्मा बाबा। बाबा उस समय शिव बाबा का पधर्मनी नहीं हुआ, हाँ उसके पहले तो बाबा इतना दान करते थे ब्रह्मा बाबा। तो ये बात हमें दादी, निर्मल संता दादी खुद सुनाती थी। तो बाबा के पास से, मतलब निर्मल संता दादी, उनको कलकत्ता में रहना बहुत अच्छा लगता था। पूरे दुनिया में दादी कहती है मेरे को तो यहीं रहना है, यहीं, मेरे को कहीं और अच्छा नहीं लगता है, कलकत्ता ही मेरे को रहना है। हाँ, तो इधर ही मेरा जन्म तो उधर हुआ है, लेकिन रहना मुझे को कोलकाता में ही है। खैर मेरा कोलकाता में घर नहीं है, कोलकाता से मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है। तो दादी बहुत अपना अनुभव सुनाती थी। मैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, टीचर्स बहने जब मीटिंग होती है ईस्टर्न जोन में, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल की टीचर्स बहने मीटिंग में, तो अब चर्चा होती थी ज्ञान योग का, तपस्या का, कौन कितना चार्ट रखते हैं योग का। तो मैं भी चार्ट रखता था, तो उस समय बीएससी पढ़ रहा था। तो वो बहन जी हमारी जो थी, अल्पना बहन उनका नाम, अभी सब जोन इंचार्ज है। तो उन्होंने दादी को बताया मेरे पास एक भाई है, अभी भी नया आया हुआ है, और वो ऐसे ऐसे चार्ट रखते हैं। तो दादी ने मेरे को खास इसीलिए बुलाया। तो दादी मिली, बहुत सारी बातें तो दादी ने सुनाया, और कहते हैं मेरे को तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही दान दे दिया, कन्यादान, महापुण्य। हाँ, ऐसे करके बहुत कम उम्र में, और उनका कोई गुरुजी था, उनको ही दे दिया। तो ये बात सुन के मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन एक भक्ति है। ब्रह्मा बाबा इतना भक्ति करते थे, गुरुओं का इतना मानते थे, जिसके वजह से उन्होंने ऐसा किया कि अपने गुरु को, अपने बेटी को दान कर दिया। तो मुझे तो इतना उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे। तो दादी ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोले नहीं, बाबा जैसे बोलते हैं ऐसे हम करते थे, गुरु गुरु बन भगवान है, हैं?
भगवान कह रहा है ऐसा करना है, तो उसने कर दिया। अब मैंने कहा दादी मेरे को तो मधुबन जाना है और मधुबन में ही रहना है, आबू पर्वत पे रहना है। कहते वहां तो बहुत माया है, वहां मेरे साथ में रहो। हाँ, मेरे साथ में रहेंगे तो मैं तो जाती ही रहती हूँ, साल में 2-4 बार जाती रहती हूँ, मेरे साथ में जाना मधुबन। उस समय तो सुन लिया, फिर बाद में जब मधुबन में आए तो मैं 89 की बात कर रहा हूँ। तो जब आया तो मैं तो और गया ही नहीं मधुबन से। वापिस रिटर्न नहीं गया। तो नेक्स्ट ईयर आके दादी ढूंढ रही थी, नहीं सुनता दादी कहाँ गया, मेरा एक भाई आया था यहाँ। हाँ, फिर मेरे को बुलाया शांतामणि दादी को पूछ करके, बोलो भाई कहाँ है, तो मुझे बुलाया पांडव भवन में, मैं था। तो मेरे साथ चलना है, बोले रुक्मिणी दीदी से मिलो। दीदी कहती है कि दादी के साथ में रहना है, दादी बोलती है इतना तुम समझते क्यों नहीं। मैंने कहा दादी तो बोलती है, दादी तो चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, परंतु दादियों के आसपास जो बहनें रहती है वो तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है ना भाइयों को। तो आज दादी है कल नहीं होंगे, तो हम लोगों का तो कोई ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे ही उठा करके इधर से उधर। क्योंकि मैंने इस मेरे से पहले बहुत सारे भाइयों को ऐसे देखा है। तो मैं ऐसा बोला नहीं, मैं मन में सोचता था, तो मधुबन में मैं चुपचाप रह गया और मैं गया ही नहीं। तो उस समय प्रकाश मणि दादी के सेवा में मैं था। तो 91 से प्रकाश मणि दादी के सेवा में मुझे दादी ने खुद रखा। तो प्रकाश मणि दादी ने कहा तुम कहाँ से हो, मैंने कहा दादी कलकत्ता से। बोले नीमू संता दादी बुलाती है, मैंने कहा मेरे को जाना नहीं। बोले ठीक है मधुबन में ही रहो। तो दादी ने बोल दिया ये तो जाना नहीं चाहता है ना। तो उस समय बहुत डिमांड था, कोई कुमार मिले मधुबन में। पांडव भवन में उस समय 100 लोग होते थे पांडव भवन में, 1991 की बात कर रहा हूँ। तो जब मेरे को दादी ने बोल दिया कि यही रहना है, मुन्नी बहन को बोल दिया कि इसको यही रहना है, वो जाना नहीं चाहता वो। तो मैंने कहा फिर तो तब से दादी का कपड़ा का प्रेस करने का मेरा ड्यूटी था। तो पहली सेवा मुझे यही मिला, प्रकाश मणि दादी के पास उनका कपड़ा प्रेस करना। हाँ, तो मुन्नी बहन ने कहा ठीक है दादी बोल रही है तुमको यहाँ रहना है, आगे पढ़ाई कुछ नहीं करना है, यही रहना है, ठीक है। ऐसे कुमार तुम्हारे जैसे भाई हमें चाहिए। उसके बाद तो फिर हर डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है, वो सभी लोग मुझे मेरे पीछे पड़े, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था। तो ऑफिस में काम करना पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। तो हर डिपार्टमेंट में मृत्युंजय भाई ने कहा मेरे पास रहो। ओम प्रकाश भाई जी रेलवे ऑफिस में, वो कहता है दादी मुझे भाई चाहिए, एयरलाइंस ये सब टिकट विकट करना पड़ता है। हाँ, तो दादी के पास कोई चले जाते थे, मुझे ये भाई चाहिए, मुझे ये भाई चाहिए। लेकिन मुन्नी बहन ने कहा कि मैंने इनको रखा, दादी ने मेरे पास रखा है, इसलिए किसी के और पास जाएंगे नहीं दादी की सेवा में। तो दादी का कमरा देखभाल करता था मैं, प्रकाश मणि दादी का, उनका थर्मस में पानी भरना, कपड़ा प्रेस करना, और एक बिल्डिंग को देखभाल करना। और जो मुन्नी बहन के पास जो सारे स्टोर है, और लच्छू दादी के पास जो स्टोर है, वो सारे स्टोर हम देखभाल करते थे, सेवा करते थे। हमारे साथ में और भी 2-4 भाई होते थे, राव जी भाई और रवि भाई, हेमंत भाई। हाँ, ऐसे भाई लोग भी मेरे जैसा और भी था। तो आजकल जो श्रीनिवास भाई को आप देखते हैं ना, तो श्रीनिवास भाई भी हमारे पास सेवा में था। तो हमने उसको घर से बुलाया 94 में, हमारे पास 92 में वो सेवा में था। तो वो रोता रोता घर गया, तो मैंने उसका एड्रेस लिख के रखा था, उसको बोला तुम लेटर लिखूंगा तो आना। तो 94 में जब ज्ञान सर्वर बनने का काम शुरू हुआ, तो उसको लेटर लिखा, वो आ गया। तो मुन्नी बहन ने कहा कि ये ठीक है, इसको भी मुझे चाहिए, रखना है। तो ज्ञान सरोवर के सेवा में उसको लगा दिया। और उसके बाद अभी तो स्टोर संभालते हैं, शांतिवन में रहते हैं। तो दादी के जो हमारा ज्यादा से ज्यादा अनुभव जो दादी के साथ है, प्रकाश मणि दादी के साथ में हम 10 साल सेवा किया पांडव भवन में, 90 से लेके 99 तक। तो उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, तो काफी नए लोग ज्ञान सरोवर में आए। तो नीरव भाई का भी सेवा मैं करता था, क्योंकि पांडव भवन में सबसे छोटा मैं ही था। जब मैं आया था पांडव भवन में, तो मेरे से छोटा कोई नहीं था, सबसे छोटा मैं ही था। तो इसीलिए जो बड़े सीनियर से दादी हो चाहे दीदी हो, कई सीनियर भाई हो, उनके सबके कमरे में मैं चला जाता था। किसी को कुछ भी चाहिए सेवा के लिए, किसी को गर्म पानी चाहिए तो बाल्टी भर के गर्म पानी उनके रूम में रखना, बहनों के रूम में चले जाना। क्योंकि कपड़े भी तो हम ही बांटते थे मुन्नी बहन के साथ में, तो सबके कमरे में जाना, सबके कमरे में फ्रूट्स रखना, थैला, ये सब मेरा ड्यूटी था, छोटा था मैं इसलिए। तो इस प्रकार 10 साल मैंने पांडव भवन में सेवा किया।
तो निर्भय भाई के काफी नजदीक थे, तो निर्भय भाई ने कहा तुम जो है ना अभी ज्ञान सरोवर में मेरे पास आ जाओ, और ज्ञान सरोवर में जरूरत है, मैं दादी से बात करता हूँ। तो फिर निर्भय भाई ने 99 में दादी के साथ बात करके प्रकाशमणि दादी को बोला कि ये भाई मुझे चाहिए, पढ़ा लिखा है, एकेडमी में ज्ञान सरोवर में जो है ना वहाँ जरूरत है, वहाँ तो सारे नए हैं, हमको कुछ पुराने भाई को वहाँ रखना पड़ेगा। तो दादी ने कहा ठीक है, अगर वो चाहता है। तो निर्भय भाई ने इतना रिक्वेस्ट किया तो हमको एकेडमी सेंटर में ज्ञान सरोवर में भेज दिया। तो इस प्रकार यहाँ जो ज्ञान सरोवर की लाइब्रेरी है वो हमने फिर वो बनाने का काम शुरू किया, बनाया, अभी चलता है इंटरनेट ऑफिस और लाइब्रेरी। और फिर यहाँ जो है मनोहर दादी इस समय होती थी, तो मनोहर दादी बहुत हमको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पांडव भवन में मनोहर दादी होती थी पहले, वो ज्ञान सरोवर में जब से आई तो वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ में ज्ञान सरोवर में आ जाऊं। तो ज्ञान सरोवर में जैसे ही आया तो दादी ने मुझे बहुत बहुत प्यार से रूम में बुलाया, कमरे में बुलाया मनोहर दादी ने, और दादी कॉटेज में। तो दादी कहते बहुत अच्छा, मेरा संकल्प था तुम इधर आओ, तो यहाँ पर पुराने भाइयों की जरूरत है, यहाँ अमृत वेला योग कराना, क्लास में योग कराना, और सूरज भाई एक ही भाई है यहाँ क्लास कराते हैं, तुम भी क्लास कराओ, दादी ने खास इसीलिए तुमको यहाँ भेजा है। तो मुझे यहाँ भेजने के पहले प्रकाशमणि दादी बहुत मेरे को प्यार से बहुत समझाया। दादी कहती है देखो भाई यहाँ तो खाने पीने वाले सब तो बहुत है, लेकिन बाबा के सेवा के लिए जैसे सूरज भाई को भी वहाँ मैंने भेजा है, तुमको भी वहाँ ज्ञान सरोवर जाना है, क्लास कराना है, योग कराना है। तो दादी ने इतना प्यार से समझाया कि मैं पिघल गया, बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं था ज्ञान सरोवर में, पांडवन छोड़ करके, हाँ, क्योंकि बाबा का झोपड़ी है। इस प्रकार का दादी का जो इतना प्यार था, तो दादी कैसे चलाती थी, सबको बहुत प्यार से चलाती थी, कभी किसी को मैंने डांटते देखा नहीं प्रकाशमणि दादी को। ऐसे दादी के साथ में और भी दादियां होती थी पांडवों में, शांतामणि दादी, रतनमयी दादी, कई दादियां, बुरी दादी, भोली दादी, किचन के बहुत सारे दादियां होती थी। तो दादी कभी कोई भी डिसीजन लेना है तो सारी दादियों को बुला के आपस में मीटिंग करती थी प्रकाशमणि दादी, दादियों से पूछ करके कोई काम करना। ऐसा नहीं कि मैं तो हेड हूँ और जो मैं कहूँ वही सबको करना है, मानना है, चाहे अच्छा हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। दादी हमेशा बात सबके सामने रखती थी, पहले दादियों को पूछती थी, फिर बाद में सारे मधुबन निवासी, हाँ, तो उस सबको बुला करके हर शनिवार को सप्ताह में एक दिन दादी सबके साथ मिलती थी प्रकाशमणि दादी। तो हम तो नए नए थे, छोटे थे, सबसे पहला दादी के पैर के पास मैं बैठता था क्लास के टाइम, मीटिंग के टाइम, मीटिंग हॉल में, जो है ना हमारे पांडव हॉल में, छोटे हॉल जो है, तो वहाँ। और दादी बहुत प्यार से सबके सामने, जब अभी ज्ञान सरोवर बनाना है, हमारा नया जमीन मिला है, बाबा ने टच कराया है, और इस प्रकार के मतलब सबसे मिल करके सारी बातें सबको समझाने के बाद कहता आप लोग क्या चाहते हो, किसको कुछ कहना है, राय है तो बताओ। इस प्रकार दादी जो है ना ज्ञान सरोवर को कैसे बनाया, वो तो आप सभी ने बहुत सारी बातें सुनी होगी मेरे आंखों के सामने। तो हमने देखा है कि दादी किस प्रकार से सबको बहुत प्यार से चलाती थी, हाँ। और कभी दूसरी दादियों को ऐसा महसूस नहीं होती थी, जैसे मनोहर दादी गृह मंत्री कहते थे पांडव भवन में, गृह मंत्री है हमारे मनोहर दादी। हाँ, शांतामणि दादी तो एकदम बिल्कुल शांत रहती थी, जैसे जो बोलते हैं हाँ जी दादी, दादी तो हर बात में हाँ जी शांतामणि दादी, जबकि बहुत टॉप लेवल की थी एकदम, हाँ, मोहम्मद से कम नहीं थी शांतामणि दादी, लेकिन एकदम शांत है। तो उनके साथ में रोज मैं उनके रूम में जाता था, शांतामणि दादी के रूम में, क्योंकि उनका भी पानी मैं भरता था, गर्म पानी ठंडा पानी उनके रूम में रखता था मैं। तो इस प्रकार शांतामणि दादी, मनोहर दादी, रतनमयी दादी तो अभी भी है, लेकिन पांडवन में जब होती थी उस समय की बात कर रहा हूँ। तो दादी आपस में मिलते थे बहुत प्यार से, और सबको फिर लेकर हम लोगों को बैठते थे, जिसका परिणाम जो आज ज्ञान सरोवर इतना बड़ा कार्य चल रहा है। उसके बाद तुरंत बाद तो शांतिवन का काम शुरू हो गया, क्योंकि 95 में जैसे ही ज्ञान सरोवर पूरा हो गया, 96 से शांतिवन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि एक हमारा सैंपल था ज्ञान सरोवर। उसके बाद तो फिर कई और अनुभव जो दादी के साथ में हम रहे, कहीं कभी अहमदाबाद जाना, कभी अहमदाबाद से लेके आना, दादी को गाड़ी जाती थी तो हम लेके आते थे एयरपोर्ट से, बैगेज होता था, क्योंकि दादी के साथ
हमारा ड्यूटी होता था, सेवा होता था, इसलिए दादी कहीं जाते थे तो साथ में हम भी चले जाते थे। अहमदाबाद में खास एयरपोर्ट में लेने छोड़ने जाते थे। ये तो हमारा जो निर्मल संता दादी कलकत्ता से आती थी, उनको भी हम हमेशा छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट में। और मुझे दादी ने खास निर्मल संता दादी जो है ना, वो आते थे तो बहुत प्यार करती थी। तो मेरे पास कई फोटो है उनके साथ का, अनुभव का, मैं आपको कभी सेंड करूंगा। निर्मल संता दादी के साथ का फोटो, प्रकाश मणि दादी के साथ का फोटो जो है ना, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ फोटो से। तो दादी जो है ना, आके हमें खिलाते थे पास में बैठ करके, निर्मल संता दादी। तो ये प्रकाश मणि दादी जो है वो देखती थी, अच्छा दादी, दादी निर्मल संता को तो परदादी भी कहती है ना, दादी की भी दादी है। तो वो जब पांडव भवन में आके हमको पास में बिठा के खिलाती थी निर्मल संता दादी, तो प्रकाश मणि दादी देखती थी, अच्छा ये हमारे पास ये भाई है, इसको इतना प्यार करते हैं निर्मल संता दादी। हाँ, अब दादी को रहा नहीं जाता था, तो वो क्या करती थी, ऊपर से उनके सामने वो भी हमें अपने हाथ से जबरदस्ती खिलाती थी। प्रकाश मणि दादी की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि दादियों के मन में ऐसा हमेशा पालना देने की जो संस्कार है, तो वो सोचते हैं मैं ज्यादा पालना दूं, मतलब है मेरे से पालना इनको ज्यादा मिले, ऐसे कम महसूस ना हो कभी। है तो दादी, दादी फिर देख करके निर्मल संता दादी के सामने वो भी मुझे खिलाना आज बैठ के बुला के, आज मैं खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ करके दादी खिलाती थी फिर प्रकाश मणि दादी। तो ऐसे स्टेज पे मेरा हमेशा ड्यूटी होता था ओम शांति भवन में, क्योंकि एक तो सवेरे योग कराना, मेडिटेशन। एक भाई था गुजरात का जो है जयेश भाई करके, आप लोग जानते होंगे, आजकल नहीं है यहाँ, वो बहुत अच्छा योग करता था। हम दोनों का बहुत कंपटीशन होता था योग का। तो हम योग में बैठते थे स्टेज पे, तो दोनों का, हम दोनों का नाम बहुत पांडव भवन में लोग जानते थे। तो कई बार क्या होता था, तो योग का कंपटीशन। वो बड़ौदा तो वाला जयेश भाई, विजेंद्र भाई, बड़ौदा वाला। बड़ौदा, शायद बड़ौदा कई, उसका वो जो पांडव में था अभी नहीं है। जयेश अमीन, जयेश अमीन। हाँ होंगे, वो इंजीनियर है। हाँ। हाँ, तो वही है, बहुत प्यारा भाई था वो। हाँ तो अभी आजकल कहाँ मुझे मालूम नहीं है, उसकी उसको याद करते हैं अभी भी, पांडव उनके सभी लोग याद करते हैं। वो बहुत अच्छा भाई था, मेरा फेवरेट भाई था। तो हम दोनों साथ में योग का बड़ा कंपटीशन चल रहा था, रात रात दिन में रात में योग करने का। तो ये सब देख करके हमको योगी राज कहते थे पांडव भवन में सभी डॉक्टर्स, निखिल पेटेल, दादी, सीलू दीदी, ये सब। योग का प्रोग्राम बना मेरे हाथ में है पांडव भवन में। भट्टी हो चाहे ये सब। तो जो भी है, ये दादी दादी का प्यार इतना था कि दादी को मतलब क्वीन ऑफ लव कहा जाता है, प्रकाश मणि दादी को क्वीन ऑफ लव। हमने कभी उनको गुस्सा करते देखा ही नहीं। ये 10 साल उनके साथ में रहा, क्योंकि उसके बाद मेरा ड्यूटी चेंज किया, मुझे ज्ञान सरोवर भेजा गया। तो देखा, और उसके बाद तो दादी थी। बाकी यहाँ फिर मनोहर दादी का साथ का अनुभव, फिर संतमणि दादी के साथ का अनुभव, और दादी निवसंता आती थी जाती थी उनके साथ का अनुभव। सबका अलग अलग अनुभव है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, हम किसी को नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक की इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं। जब हम छोटे थे तो हम उसका समझ नहीं था इतना। लेकिन जैसे जैसे हम, अभी मेरा एज 53 है। हाँ 53 एज है, और मैं अभी सोचता हूँ मैं किसको फर्स्ट नंबर दूं, सेकंड नंबर दूं। अभी भी मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हर एक की इतनी इतनी विशेषताएं हैं। हाँ, चाहे नेहरू संता दादी हो, प्रकाश मणि दादी हो, मनोहर दादी हो, रत्नमणि दादी तो अभी है। फिर चंद्रमणि दादी भी होती थी, उनके साथ का भी अनुभव है, क्योंकि वो भी आती थी तो पांडव वन में क्लास कराती थी, हम पालना देती थी, ज्ञान सरोवर में काफी समय रहा है। ये तो इन दादियों के साथ का अनुभव। बुरी दादी है, भोली दादी है। बुरी दादी खाना खिलाती थी, वो क्या करती थी ना, मेरे लिए स्पेशल कटोरी में कोई सब्जी बना के रख देती थी। जब भी कोई कुछ कुछ बनाते हैं कोई भोली दादी के पास, वो रख देती थी और सबके सामने मेरे को खिलाती थी। मैंने कहा दादी मेरे को खिलाते हो, सबको नहीं खिलाते हो? बोले इतना है ही नहीं ना, और तुम इतनी सेवा करते हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। बुरी दादी, बोली दादी भी ऐसी है, तुम बहुत भाग दौड़ करते हो ना, इसलिए तुमको ये
इसीलिए सभी लोग। तो इस प्रकार से दादियों का जो प्यार है वो हम भूल ही गए कि दुनिया क्या है। उनका जो हम हमारे घर की जो मम्मी है, ऐसे मैं 5 साल का था, जब छोटा था तो मेरी मम्मी का हार्ट अटैक हो गया था, है ना, शरीर छोड़ दिया मेरे लौकिक मम्मी। हाँ, तो उसके बाद मेरा लौकिक फैमिली तो बड़ा जमींदार फैमिली का है, तो हमारे आंटी वगैरह थी, हम लोग बड़े हुए। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो और बड़ा फैमिली है। हाँ, तो वो इस फैमिली में तो जैसे दादी है, दीदी है, इतने बड़े-बड़े सीनियर भाई है, हमको लगा कि हमको हम सही जगह पर आ गए। यार दादियों का इतना प्यार मिला कि हमको 30 साल हो गया मधुबन में, 30 साल का हमें पता ही नहीं चला कि 30 साल हो गया। हुँ, तो क्योंकि ये लोग जानते थे, क्योंकि बाबा ने इनको पालना दिया ना, जानते थे कि इनको इसको इसको क्या चाहिए, इस भाई को, इस बहन को क्या चाहिए, इसको क्या सेवा देना है। उन लोगों के अंदर इतनी परख शक्ति, इतना नॉलेजफुल है ये लोग, दादी लोग। बाबा ने इनको ऐसा तैयार किया था कि सही चीज़ सही व्यक्ति के साथ सही व्यवहार करना। हुँ, तो इस पर ज्ञान सरोवर जब बना तो कलकत्ता में एक फूलों का बिज़नेस है, मेरे फूफा का, बड़ा बाज़ार में कलकत्ता में। तो मैंने मुन्नी दीदी को बोला, दीदी इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना तो इसको फूलों से सजाएँगे, पूरा डेकोरेशन करेंगे। तो मुन्नी दीदी ने कहा कौन है? मैंने कहा वो भाई है ना जो कलकत्ता में सारे सेंटर्स में फूलों से सजाते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 वो तो फूल भाई, बाबा ने उनका नाम ही रखा फूल भाई। मैंने कहा वो फूल लेके आना चाहता है, ट्रक भर करके मधुबन कलकत्ता से। अच्छा, अच्छा, तो वो जो है ना डांस करते-करते दादी के पास गई, मुन्नी बहन। दादी, दादी, एक भाई आएगा कलकत्ता से, ट्रक भर करके फूल लाएगा, ज्ञान सरोवर को सजाएगा। तो बोले कौन है वो? तो दादी को बताया। दादी ने कहा अच्छा पैसा-वैसा लेगा? बोले नहीं दीदी वो तो क्या पैसा लेगा, वो तो बाबा का बच्चा है ना। बोले ठीक है। तो वो कलकत्ता से ट्रक भर करके फूल ला करके कलकत्ता ज्ञान सरोवर को सजाया, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो आजकल जो 18 जनवरी में फूल आता है, शांति स्तंभ सजता है, शांति वन में प्रकाश स्तंभ हो, जो कि बाबा का रूम ज्ञान सरोवर, वो 95 से तब से शुरू हुआ। और मैंने बाबा ने मेरे द्वारा ये काम शुरू किया, तो आज तक भी जो बड़े-बड़े स्टेज आप देखते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं, दिवाली आपने देखा होगा, यहाँ का जो सारा डेकोरेशन मैं ही करता हूँ। हुँ, तो इस प्रकार का बहुत सारे फ़ोटो है जो आजकल कईयों के कमरे में, सेंटर्स में लगे हुए हैं, वो मेरा ही डेकोरेशन है। ऐसे मैं ट्रेनिंग लेके नहीं आया था यहाँ मधुबन में कि डेकोरेशन करना है। लेकिन मैं जब मधुबन में आया, देखा तो यहाँ इतना सब कुछ है लेकिन कोई सजाने वाला नहीं है। तो मैंने मुन्नी बहन को कहा कि दीदी मुझे ये सजाना है, मिल गई, करना करो, करो, अच्छा है, अच्छा है। तो मुन्नी बहन के उमंग उत्साह से हम शिवरात्रि हो, दिवाली हो, कोई प्रोग्राम हो, दादी का बर्थडे मनाना हो, तो सारा स्टेज डेकोरेशन करना, हॉल डेकोरेशन करना, ये सब तब से मैं आज तक कर रहा हूँ। तो ये भी एक बाबा ने, जैसे कि यहाँ रहते-रहते ये सब करते-करते विशेषता बाबा ने मेरे में भरा है। और आपको पता है कि ये जो गीत वगैरह सतीश भाई के साथ मधुर वाणी ग्रुप, उसमें भी मुझे आपने देखा होगा। हाँ, 30 साल से मैं उनके साथ में, एक्चुअली मैं हारमोनियम बजाता हूँ, कैसियो बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, वायलिन बजाता हूँ, माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं बजाता हूँ। ये सारी चीज़ मेरे पास अभी है रूम में। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं बजा लेता हूँ। और मैंने 95 में 2 कैसेट बनाया था, एक हिंदी में, एक बंगाली में, जिस सारे गीत मैंने लिखा खुद, उसको कंपोज़ किया और उसका धुन बनाया, उसका रिकॉर्डिंग किया ज्ञान सरोवर में। 2 ऐसा कैसेट, एक हिंदी में, एक बंगाली में। तो मेरा बहुत नशा था, गीत मतलब गाता हूँ मैं, खुद बनाता हूँ, कंपोज़ करता हूँ, सब कुछ किया। तो ये 2 कैसेट मैंने बाबा को दिया, ओम शांति भवन में 95 में। तो बाबा कहते अच्छा बच्चा, तुम तो बहुत अच्छा गीत गाते हो, अगर गीत गाएगा तो तुम तो सारे दुनिया में फेमस हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा ये सब टाइम नहीं है, संगम युग है, तुम नंबर 1 योगी बनो। तो बाबा ने जब से मुझे 95 में ऐसे बाबा ने योगी बनो का वरदान दिया, तो मेरे दिमाग से वो चीज़ पूरा निकाल दिया मैंने कि मुझे सिंगर बनना है। नहीं, सिंगर तो गाने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन योगी जो परमात्मा से योग लगाना। ऐसे में बचपन में विवेकानंद का शिष्य था,
रामकृष्ण विवेकानंद, अपने बंगाली लोग होते हैं ना, हर घर में उनका फोटो होता है। तो मेरे घर में भी मेरा 2 अंकल है, इंडियन ऑयल में सर्विस करते हैं। तो वो लोग उस रामकृष्ण मिशन में बचपन से जाते थे, तो सो मैं भी जुड़ा हुआ था। तो वो सारा ध्यान वगैरह करते थे हम, विवेकानंद कैसे ध्यान करते थे वो सब मैं बचपन में करता था। तो बहुत सारी चीजें, तो उस समय से वो लोग भी अभी ज्ञान में नहीं है, मेरे 2 अंकल ऐसा है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया, इसीलिए कि 2 लोग रामकृष्ण मिशन में कलकत्ता में बेलूर मठ में जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे योगी बनना है, तो बाबा ने वही वरदान मुझे दिया, क्योंकि मुझे ज्ञान में आने से पहले ही मैं योग करता था। राजयोग उसका नाम, विवेकानंद का जो सिखाया हुआ राजयोग, वो भी राजयोग नाम है। फिर वो सीखने के बाद फिर यहाँ बाबा का जो ये योग है सीखने बहुत आसान हो गया मेरे लिए, और इसीलिए उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ मधुबन में किसी के अंदर देखता नहीं है, देखा नहीं है मैंने, कि यहाँ प्रति लोगों को योग के प्रति इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना मतलब लगन था मेरे अंदर। तो शायद इसीलिए लोग मुझे पसंद करते थे सभी लोग, कि अच्छा ये योगी आत्मा है योगी। तो बाबा ने वही वरदान दिया, तो पूरा जो रोज एक गीत लिखता था मैं, वो बिल्कुल साइड हो गया, लिखना गाना। अभी भी मैं गाता हूँ, बजाता हूँ, जाता हूँ स्टेज पे सतीश भाई के साथ में। कभी कभी आपने देखा होगा विंग्स प्रोग्राम में जाते हैं, विंग्स प्रोग्राम में, कभी दिवाली के प्रोग्राम में, बड़े बड़े फंक्शन में मैं गाता हूँ। बाकी इतना इंटरेस्ट के साथ में मैं टाइम नहीं देता हूँ, बहुत टाइम जाता है उसमें। तो मूल बात जो बाबा ने कहा है कि तुम योगी बनो, वो चीज मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया। और ये सारी बातें मुन्नी बहन को पता है, दादियों को पता है, तो इसीलिए योग का प्रोग्राम होगा तो मुझे ही दादी वो ड्यूटी देंगे। तो इसके बाद ज्ञान सरोवर में आया, तो मनोहर दादी ने कहा कि तुमको ही योग कराना है। हाँ, तो मनोहर दादी कभी कभी हमको बुलाते थे, रूम में बिठा के सामने खिलाते थे, तुम ये खाओ, बातें करते थे, कैसे लग रहा है यहाँ, ठीक लग रहा है ज्ञान सरोवर, क्योंकि तुम तो पांडव हॉल में रहे हो, पुराने हो। हाँ, तो मनोहर दादी भी कम नहीं थी, बहुत प्यार देने में बहुत नंबर 1 थी, मन हरण कर लेती थी एक प्रकार से मनोहर दादी। और क्या मुरली सुनाती थी, मुरली ऐसे सुनाती थी जैसे 1 घंटा कैसे पार हो गया पता ही नहीं। ऐसे मुरली सुनाने में नंबर 1 तो हमारी दादी, प्रकाश मणि दादी। उन जैसा तो मुरली सुनाने की कला जो है ना, वो किसी में नहीं देखा मैंने। पांडव में जो मुरली सुनाती थी प्रकाश मणि दादी, तो इसीलिए हम जाना नहीं चाहते थे इधर से उधर, कहीं से सेवा चेंज करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ज्ञान सरोवर में आए तो मनोहर दादी भी कम नहीं थी, तो मनोहर दादी भी मुरली जो सुनाती थी वो ऐसा लगता था जैसे 1 घंटा पता ही नहीं, और थोड़ा समय वो तो अच्छा है क्लास। दादी बड़ा हंसाती थी, मुरली सुनाते सुनाते सारी बातें बता देती थी, जिसको जो कुछ भी कहना है ना, मुरली क्लास में सबके सामने कह देती थी। लेकिन बुरा नहीं लगता था। मनोहर दादी के अंदर ये बहुत बड़ी कला थी, कि किसी को कुछ कहना हो, मान लो कोई अमृतवाला नहीं आए हैं, मान लो कोई कोई सेवा में कोई डिस्टरबेंस है, तो वो क्लास में सबके सामने बोल देती थी, लेकिन उसको किसी को बुरा नहीं लगता था। वो समझ जाते थे दादी क्या बोलना है, बोल रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार दादी बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। कोई नाइट ड्यूटी करते हैं लेकिन मुरली सुनने के लिए क्लास में नहीं आते थे, दादी उसको भी हमें भेज देती थी, क्योंकि हम सामने बैठते थे, बोले जाओ उसको बुला के लाओ, उठा के लाओ, कहाँ भी हो उसको लेके आओ मुरली क्लास में। तो पांडव में तो रामदयाल भाई और लक्ष्मण भाई, राम लक्ष्मण भाई, और जो सिक्योरिटी ड्यूटी संजय गोपी भाई, संजय भाई, ये लोग जो नाइट ड्यूटी करते थे, हरदान भाई जो अभी चला गया आसाम में, तो नाइट ड्यूटी करते थे। ये लोग सोचते थे नाइट ड्यूटी करके सो जाते थे, क्योंकि सवेरे सवेरे 7 साढ़े 6 बजे तो नींद आएगी ना, सारी रात जागे। लेकिन नहीं, दादी का एक ये था कि मुरली जो नहीं सुनते, मुरलीधर से जिसका प्यार नहीं, उसको मधुबन में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, दादी का मतलब इतना, दादी स्ट्रिक्ट भी थी ना, प्यार भी करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। उनको सबके सामने फिर रूम से उठा दादी बुला रहे चलो क्लास में। जब तक क्लास में वो नहीं आएगा तब तक जो है ना वो चलेगा मुरली क्लास। ऐसा कई बार हुआ, मैं गया जा करके पांडवानी के अंदर से उन लोगों को बुला कर खिलाते थे, प्रेजेंट मार्क्स से रखते थे। मतलब कहने का मतलब है कि दादी को मुरली से, योग से मेन है हमारे लाइफ का बेस, बेसिक हमारे फाउंडेशन है। अगर हमें नहीं करेंगे तो हम मधुबन में रहने के लायक नहीं। खैर आजकल तो समय बदल गया है, आप सभी को पता है।
अभी हर एक के पास टीवी है, मोबाइल है, तब उसमें लोग स्पीकर लगे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। हाँ, लोग सोचते हैं कि आजकल हम तो मुरली पढ़ते हैं, हम तो सुनते हैं, हम तो स्पीकर से सुन लेते हैं, हमारी ड्यूटी है, ऐसे कई लोग बहाना कर यहाँ रहने वाले। लेकिन नहीं, दादी कहती थी कि मुरली सामने क्लास में आना है, सुनना है। तो दादी इस नियम में भी बहुत पक्के होते थे। कई बार मुन्नी बहन को डांटते थे हमारे सामने, तुम क्लास में क्यों नहीं आती हो? हाँ, तुमको देख करके लोग क्या सीखेंगे? ऐसे कई बातें हैं जो मतलब वो तो हमेशा सेवा में बिजी रहती थी मुन्नी बहन, लेकिन फिर भी उनको सबके सामने नहीं डांटते थे। हाँ, लोगों को ये कई लोग सोचते हैं कि दादी इसको कुछ बोलती क्यों नहीं है। हाँ, ये अमृत वेला योग में आप बैठते नहीं है, मुरली क्लास में नहीं आती है और किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा ऐसा कई कंप्लेन होती थी। हमको सब पास में रह के देखते थे हम, लेकिन दादी बहुत डांटती थी मुन्नी बहन को, तुम्हारे कारण मुझे इतना सुनना पड़ता है और मैं चली जाऊंगी तो तुम क्या सीख करके मेरे पास रहेंगे? इतने समय से रहा है, तुमने क्या सीखा है? कईयों की कंप्लेन होती थी ना, दादी इसको बोलते क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है, दादी इतना डांटती थी। दादी बोलती थी तुम कल से मेरे सामने मुंह नहीं दिखाना, मेरे सामने नहीं आना। प्रकाश मणि दादी मुन्नी बहन को बोलती थी हमारे सामने। क्यों? क्योंकि वो मुरली क्लास में नहीं आती थी। उस टाइम वो सेवा करेंगे, उस टाइम पर वो सेवा में बिजी रहते हैं। लेकिन जो है ना, दादी उनको भी बोलती थी, बोलने के बाद रोती थी मुन्नी बहन, रो पड़ती थी। फिर प्यार से उसको कंधे पे हाथ रख करके मुन्नी मुन्नी करके उसको चलाती थी। तो मतलब मैंने जो दादी से सीखा है लाइफ में, कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे बाबा ने पालना दिया, हमें कैसे चलना है, चलाना है, सबको साथ लेके चलना है। मैंने कभी ये नहीं देखा किसी को कि दादी ने यहाँ से भेज दिया, किसी को बिना वजह से किसी को हटा दिया, ऐसा नहीं है। दादी सोचती थी, दादी बोलती नहीं बाबा, बच्चा है, इन्होंने लाइफ दिया है, हम इसको घर नहीं भेज सकते। कितनी भी कितना बड़ा अपराध किया है, कुछ गलती किया है, मिस्टेक, फिर भी हम उसे घर नहीं भेज सकते। सुधर जाएंगे, सभी शुभ भावना रखो, इस टाइप का। जैसे मैंने जयेश भाई का नाम लिया, ऐसे कई लोग यहाँ से वो थे, चले गए। लेकिन दादी उनको हमेशा जब आप अकेला होती थी ना, जैसे दादी के अपने भोजन के टाइम पर बैठेंगे मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, और ईशु दादी साथ में खाना खाएंगे ना, तो उस टाइम वो डिस्कस करते थे। हम तो कई बार साथ में थोड़ा पास में रह करके देखते थे क्या बातें कर रहे हैं, अपने आप कान में आता था। तो यही चर्चा करती थी दादी कि मेरे ख्याल से, दादी कहती थी कि नहीं नहीं, इसको नहीं, घर भेजना नहीं है, ये इसने किया है वो ठीक हो जाएगा, बाबा के बच्चा है, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो मतलब दादी ने कभी किसी को यहाँ से ऐसा नहीं कि भेज दिया हो। दादी ने किसी को प्यार की कमी, ऐसा नहीं है, सबके साथ समान प्यार दिखाया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे सेंटर्स में बहनें होते हैं, 5-7 अगर बहन हो किसी एक जगह पर, एक सेंटर पे, तो वहाँ पर एक ये होता है कि बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। मैंने कई जगह पर ऑल इंडिया विदेश में भी मैं गया हूँ और देखा है कि ऐसा फीलिंग हर जगह पर है कि ये मैं तो इंचार्ज हूँ और ये छोटी है। मैंने हर जगह देखा है। जैसे मैं आपको एक बेंगलोर की एक सेंटर में मैं वहाँ गया था, मैं देखा, कुछ दिन रहा था वहाँ, मैंने सेवा के लिए गया था, झांकी लेके गया था। तो वो छोटी बहन है, अकाउंट ऑडिट करती है, सीए है, और वो पोछा लगा रही है, पोछा लगा रही है। उसने हमें नाश्ता खिलाया, तो नाश्ता 2-4 दिन के बाद हमने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो और यहाँ कब से है? बोले मैं यहाँ 5 साल से हूँ। क्या पढ़ाई किया है? हम तो सोच रहे थे कि क्लास 10 तक पढ़ाई किया होगा शायद, लेकिन उसने सीए ऑडिट किया है। हाँ, इतने वो छोटी बहन है, वो पोछा लगा रही है। नहीं, मेरे को तो बाबा के घर में समर्पित होकर सेवा करना है और मैं तो अभी आई हूँ, 5 साल हो गए, अभी आई हूँ, और ये तो हमारे से बड़ी बहनें हैं, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक पढ़ी लिखी बहन इतना अच्छा टॉप क्लास होने के बावजूद वो सेंटर में पोछा लगाती है, वो हर झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है, छोटी बहन है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी है,
कम पढ़ी लिखी तो सीनियर बहनें हुए, लेकिन उनके प्रति उनका रेस्पेक्ट मन देखा मैंने अपने आंखों से, मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली। तो लेकिन ये मोस्टली देखा है कि बड़ी बहनें छोटी बहनों को मतलब जिस प्रकार से दादी को हमने देखा है कि किसी को भी छोटा बड़ा नहीं, जो जैसा है उसके साथ ऐसा ही मतलब सबको प्यार देना है, सबको उठाना है, सबको आगे बढ़ाना है। कई बार मधुबन में भी तो बहनें आपस में झगड़ लेती थी, मैंने देखा है कि दादी उनको समझाते थे क्लास में, हमारे शहर में अलग से भी मैंने देखा कई बार। सीलू दीदी के साथ मुन्नी दीदी का आपस में कुछ बातें हो जाती थी आमने सामने। कई बातें ऐसे अनुभव मैंने आपको बता रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, सीखने की बात है। लेकिन दादी इतना प्यार से कहती थी, सीलू तुम तो बड़ी हो, क्योंकि मुन्नी दीदी से बड़ी है सीलू बहन, शशि बहन से भी बड़ी है सीलू दीदी। सीलू दीदी तो ज्ञान की देवी है, आप सभी जानते हैं। तो कहती थी तो सीलू सीलू तुम तो बड़ी हो, तुमको चुप रहना चाहिए। बड़ी माना उम्र में बड़ी, मुन्नी बहन शशि बहन से भी उम्र में बड़ी है सीलू बहन, सीलू दीदी जो पांडवन में। कोई बात आपस में हो जाता था तो दादी प्यार से समझाती, तुम तो बड़ी हो, तुमको चुप रहना चाहिए। तो मतलब जो सीनियर है उसको सुनना है, चुप रहना है, जवाब नहीं देना है। वो तो छोटे हैं, ठीक है, वो तो बोलेगी, वो तो ऐसा करेंगे, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तुमको चुप रहना चाहिए। तो आज मैं देखता हूँ वो सीलू दीदी, उसको सभी लोग इतना प्यार करते हैं, सब लोग बुलाते हैं देश विदेश। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सहन करने की शक्ति है, उनके अंदर वो मतलब ज्ञान के प्रति, योग के प्रति रुचि है। ऐसा नहीं कि खाली हम वर्क करने आए हैं मधुबन में, ड्यूटी करने आए हैं, रहते हैं ड्यूटी करो तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज है यहाँ, 4 सब्जेक्ट है। तो मैंने एक चीज देखा, जैसे मुन्नी दीदी के अंदर ये विशेषता है कि वो इतने सारे भाइयों को लेकर के चल रहे हैं, इतने सारे, तो उनके अंडर में इतनी सारी भाई लोग हैं, कुमार है। मैं भी खुद रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ इनमें से कौन श्रेष्ठ है लेकिन हर एक की अपनी विशेषता होती है। तो दादी ने परख लिया था कि मुन्नी के अंदर, मुन्नी बहन के अंदर ये विशेषता है कि ये बहुत सारे भाइयों को लेके संगठित रूप से चल सकती है और ये बड़े बड़े काम को अंजाम देती है। ये मुन्नी बहन की मेरी विशेषता है। और फिर सिलू दीदी के अंदर दूसरी विशेषता है जो मुन्नी दीदी के अंदर नहीं है। तो एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दादी वो सिलू दीदी को अलग से समझाती थी कि ज्यादा उनके सामने तुम अपने लाइन में आगे बढ़ो, वो अपने लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा दोनों का मतलब ही नहीं है आपस में। तो आज देखता हूँ कि दोनों बहुत मतलब एक यज्ञ में बड़े पिलार है। चाहे मुन्नी दीदी हो, उनकी अपनी विशेषता है, सेवा के लाइन में नंबर 1 है, और सिलू दीदी जो दूसरी नंबर 1 है ज्ञान योग में। तो इस प्रकार वो अपने लाइन में नंबर 1 है। तो आज देखता हूँ कि देश विदेश में सिलू दीदी को लोग ज्यादा लाइक करते हैं। मधुबन में जो तीनों धाम है यहाँ, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो मैं देखता हूँ पुरुषार्थ का जो लाइन है ना, किधर किधर जाए, हम इसको फॉलो करें कि उसको फॉलो करें, कौन से दीदी को, कौन से दादा को, कौन से सीनियर भाई बहन को हम फॉलो करें। तो एक चीज ये है कि यहाँ सिर्फ वर्क नहीं है, वर्क तो लेबर भी कर रहे हैं। तो यहाँ 2-3 हजार लेबर हमारे यहाँ यज्ञ में काम कर रहे हैं, है ना। तो वर्क करना बड़ी बात नहीं है, वर्क तो सभी करते ही है, कोई ज्यादा करता है थोड़ा सा, कोई कम करता है। लेकिन यहाँ जो मूल बात है, मैं देखता हूँ 30 वर्षों से कि बिहेवियर साइंस, जो मैं किसके साथ कितना मीठा व्यवहार करता हूँ, किसको मैं कितना मदद करता हूँ, मेंटली कोऑपरेट करता हूँ। ये हमारे जो यहाँ दीदियां हैं, मैं देखता हूँ, सिलू दीदी हो, चाहे हम ज्ञान सरोवर में भी देख रहा, भी ज्ञान सरोवर में काफी साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 99 से मैं इधर ज्ञान सरोवर में हूँ। तो यहाँ भी देखता हूँ, यहाँ एक गीता बहन भी होती थी आपके गुजरात की, है ना, आप सभी जानते हैं गीता बहन को, जो अभी शांतिवन में है। इनके साथ भी मैं सेवा कर चुका हूँ, क्योंकि जब मेरे को यहाँ भेजा गया तो गीता बहन ने कहा, दादी इसको मेरे पास रहने दो रिसेप्शन में, ज्ञान सरोवर में। तो यहाँ से ही रह करके वो दूसरी और सेवा करेंगे, जो भी लाइब्रेरी हो जितेंद्र चाहे भाई, कोई और। हाँ जी, जितेंद्र भाई, हाँ ये जो जी, गीता बहन की बात कर रहे हो, गीता बहन भी हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन से ही ज्ञान में निकले हैं।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो गीता बहन के साथ का भी अनुभव मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनके साथ में भी मैं रहा हूँ। तो इन्होंने खुद डिमांड किया कि विथिंद्र भाई को दादी मेरे पास भेजो। इनके डिमांड से ही मैं ज्ञान स्वरूप पांडव भवन छोड़ के ज्ञान स्वरूप आया था। अनिल भाई ने, दादी ने भेजा था। तो इनके साथ में ही रहा हूँ मैं, गीता बहन के साथ में। तो गीता बहन के अंदर भी बहुत बड़ी विशेषता है, जो ज्ञान योग में बहुत होशियार है वो बहुत। हाँ, ज्ञान ज्ञान के प्रति रुचि, योग के प्रति। और इनके अंदर भी लाइक लीडिंग लीडिंग पावर जो है ना, जैसे संगठित संगठन में यूनिटी में कैसे रहना है, इनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता मैंने देखा है। आजकल तो शांति वन में रहते हैं और इनके बारे में ज्यादा तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो जिसका पाठ है, जैसा पाठ है वो तो वो उनको उधर ही जाना है। भले ड्रामा में कुछ बातें होती है सामने से। हर प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं मधुबन में, हर स्टेट के लोग हैं, हर भाषा के, हर कल्चर के, सारे दुनिया भर के जो हैं बीके कुमार और कुमारी यहाँ मधुबन में रहते हैं। तो इसीलिए सबको लेके चलना, सबके साथ में चलना इतना आसान नहीं है। हाँ, मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो वास्तव में है ना, वो आपको यहाँ मिलेगा। आप देखिए डेविड भाई है यहाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का। जर्मन का गोलो है यहाँ साथ में, अमेरिका कला करते हैं, उठ के हम लोगों के साथ बैठ के मुरली क्लास में पास में बैठते हैं। दुनिया भर करके लोग यहाँ आते रहते हैं। मतलब ये प्लेस कौन सा है, सेंटर नहीं है, ये कोई एक जोन नहीं है, एक सेंटर या जोन गीता पाठशाला नहीं है मधुबन। मधुबन है इंटरनेशनल स्टेज, जहाँ पर हर भाषा, हर कंट्रीज के, धर्म के लोग यहाँ आते हैं। तो सबको वो उस आत्मिक दृष्टिकोण से देखना होता है। मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, यहाँ ये चलेगा नहीं। चलता है जहाँ चलाता है लोग, चलता है वहाँ, लेकिन टेम्पोरारी है, लोगों के दिल से उतर जाते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें ये नहीं सिखाया है। बाबा ने हमें ये सिखाया है कि तुम आत्मा हो, भाई हो, तुम्हारा सब भाई है, सारा दुनिया तुम्हारा भाई है। तो ये मधुबन है, तो उस सिद्धांत पर चलने वाले लोग ही यहाँ लोगों के दिल पर चढ़ते हैं मधुबन में। तो इस प्रकार जो वो कई बार हम देखा है, इसका अनुभव भी है। लच्छू दादी है, नाम सुना है हमने, पांडवन में वो भी स्टोर संभालती थी, ड्राई फ्रूट, छाता, जूता, फैंसी सामान, उसका डिपार्टमेंट सारा मेरे हाथ में था। मैं ही हिसाब किताब रखता था, देता था, लेता था। तो वो भी कई बार हम दादी के साथ में चर्चा करते थे, बैठ जाते थे खाते खाते। दादी, तुम जो है ना, अब तुम बंगाली थोड़ी हो। मेरे को बोलते हैं दादी। तो दादी बोली, तुम बंगाली थोड़ी हो। मैंने कहा, मैंने कब कहा दादी मैं बंगाली हूँ? मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग में सही चीज है कि नहीं मैं देख रही हूँ। दादी बोलती है कि तुम आत्मा हो, कभी ये नहीं देखना है कि ये मराठी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ संख्या में ज्यादा है मधुबन में। कई बार कई झगड़ा ये वो ग्रुपबाजी में आ जाते हैं, कई बार तो बातें तो चर्चा में आती है। दादी कहते हैं, देखो हमारे यहाँ दो प्रकार के बाबा के बच्चे हैं मधुबन में। दो प्रकार के, एक सगे बच्चे हैं, एक लगे बच्चे हैं। दादी कह देती है, लच्छू दादी कह देती है, देखो तुमको कौन सा बच्चा बनना है? तो मैंने कहा कि मुझे सपूत बच्चा बनना है। तो इसीलिए ये दिमाग से माने रहना ही नहीं चाहिए कि कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई उड़िया है, ऐसा नहीं। तुम आत्मा है। बाबा का मेन ज्ञान तो यही है ना, बेसिक नॉलेज यही है कि मैं आत्मा, आत्मा, भाई भाई हूँ। तो दादी कई बार ऐसे सहज रीति से, माने उनके दिमाग में होती नहीं थी कि मैं सिंधी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाने स्टेट से हूँ, इसीलिए उनके साथ ज्यादा व्यवहार में आना है। नहीं, कोई सेवा है, लेन देन है, बस। बाकी कौन कहाँ का है, कुछ ये सब देखना नहीं। जिसका पाठ है जहाँ है वो उधर ही रहेगा, जाएगा। तुम हजार कोशिश कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा दादी बोलती थी। क्योंकि कई बार हंगामा हो जाता है यहाँ पर, ये पार्टी, वो ग्रुप, ये सब आजकल तो बहुत हो गया है, पहले अभी थोड़ा थोड़ा था। तो ये सब देख के बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या करे। दादी कहती थी, अरे ये सब करने वाले करते रहेंगे, वो त्रेता युगी आत्मा है सारे। दादी बोलती थी, ये सारे त्रेता युगी आत्मा है। बाबा के बारे बाबा भी ऐसे ही बोलते थे कि इसका पाठ है, उसको देखना ही नहीं है, तुमको जिधर जाना है केवल उधर ही तुम जाओ। हाँ, तुम दूसरों को देखते रहेंगे, तुम कहाँ तो किसका मुंह बंद रखेगा। दादी कहती थी, लच्छू दादी, तुम किसी का कुछ मुंह बंद कर सकते हो क्या? अगर किसी को कुछ करना है तो करके ही रहेगा वो। इसीलिए ऐसे लोगों को देखना नहीं होता है। तुमको जो करना है तुम करो।
मना तुम अपना बाबा को याद करो, पुरुषार्थ करो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं। तो बहुत मैंने मधुबन में, ऐसा नहीं है कि हाँ स्वर्ग पे है ही, लेकिन स्वर्ग में कोई निर्विघ्न रहते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा परीक्षा भी देना पड़ता है यहाँ रहने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, सेंटर्स में भी होते हैं, मधुबन में भी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब आराम से रहते हैं, सब कुछ मिलता रहता है, ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, मधुबन में एक समय था, मैं खुद ही कपड़ा देना, छाता जूता फैंसी सामान देता था। पांडवन में 10 साल एक काम मैंने किया है। तो उस समय हम लोगों को चप्पल के सिवाय जूता नहीं मिलता था। ये ज्ञान सरोवर जब से बना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी होती है मधुबन माउंट आबू में, तो 0 डिग्री हो जाता है, और चप्पल पहन के घूमे तो लोग देखे तो क्या कहेंगे, भाई इनको तो अरे ये साधु लोग है, सब कुछ भिखारी है, गरीब है, आश्रम में इतना नहीं है, ऐसा ही कहेंगे ना। तो जूता नहीं मिलता था, मैं आपको बताऊं। सिर पे तेल लगाने के लिए वो सरसों का तेल ही हम लगाते थे। आजकल ये सारे जो अनेक प्रकार के तेल आते हैं, फैंसी सामान देते हैं ना, वो सब नहीं होता था। ये 95 में, उसके पहले ये सब होता नहीं था। सिंपल जूत चप्पल पहनते थे हम लोग ठंडी में भी, और क्या क्या कैसे कैसे हम लोग रहते थे, हमको बता दें। सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ, तेल लगाने के लिए मिलता नहीं था सिर पे सरसों का तेल लगाते थे तो कहने का मतलब क्या है कि 95 तो कैसा था। 95 के बाद जब ज्ञान सरोवर बना, तो हमारा जो निजर जुमा भाई है, निजर जुमा, जो निजर भाई है, जो अफ्रीका से आए हैं, तो उन्होंने दादी को सबसे पहले ये कहा, दादी और यहाँ भाई बहनें बहुत ठंडी होती है, इतनी सेवा करते हैं, और मैं जूता दूंगा सबको आदिदास कंपनी का। दादी कहती है नहीं नहीं नहीं, जूता नहीं देना, इनकी आदत पड़ जाएगी, फिर हर साल इनको देना पड़ेगा बड़े। नहीं नहीं हम देंगे दादी। और बाबा के बच्चे हैं यहाँ, अभी 300 लोग हैं, 300 समर्पित भाई बहन होते थे। जो ज्ञान सरोवर बना और 300 हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं हम देंगे दादी। तो जबरदस्ती जो है ना वो लेके आए और सबको दिलाया। दादी कहते थे देखो बाबा ने हम लोग को ऐसा सिंपल रहने के लिए कहा है, हमने अपने लाइफ में पहली बार ऐसे ये मधुबन निवासियों को इस तरह की जूता हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, निजर भाई दिला रहे हैं। ऐसा नहीं समझो कि आप लोगों को हमेशा मिलेगा। कल कल मेरे को नहीं मांगना। बाबा ने हमें तपस्या करना सिखाया है। ऐसा नहीं कि आपके जूता देख करके दूसरे लोगों को संकल्प चले, बाहर से आने वालों को, ये लोग तो ऐसे ऐसे पहनते हैं, खाते पीते रहते हैं। और ऐसा संकल्प नहीं चलना चाहिए। मतलब दादी जो है ना, वो एकदम नॉलेजफुल होकर के हर दिशा में सोच करके दादी हम लोगों को पालना देती थी। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो उसको हमें यूज करना है, ऐसा नहीं, कैसे यूज करना है उसका आगे पीछे सोचना है। ऐसे जगदीश भाई, अब जगदीश भाई के साथ का भी मेरे को अभी याद आया। जगदीश भाई जो है ना वो दिल्ली में रहते थे, तो यहाँ आते थे पांडव भवन में, सदर्शन भवन में रुकते थे। तो मुझे याद है 93 में जगदीश भाई ने मधुबन में कुछ भाई बहनों को एक ड्यूटी दिया था। वो ड्यूटी था कि साकार जो मुरली है, उस साकार मुरली से बाबा ने जो कहा है वो बहुत सारे पॉइंट्स है, कम से कम 100 से भी ज्यादा कुछ पॉइंट्स है, जिसके बारे में बाबा ने मुरली में बताया, उसको अलग से डेट वाइज लिखना है। मुझे 2 साल का मुरली दिया था, 67 और 68, 1967 और 68, क्योंकि 69 में तो बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त तो हो गया ब्रह्मा बाबा। तो जगदीश भाई ने कहा कि ये ठीक है, तुम ये 2 साल का लो, फिर किसी को 1 साल का दिया, किसी को सब भाग कर दिया, उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखना है। तो और हम सारा दिन जैसे मुन्नी बहन के पास से फ्री हो जाते थे, तो हम वो लेकर बैठ जाते थे, मुरली पॉइंट्स लिखते थे। और वो सारी चीजें आजकल उस पार्क में मिलता है किताब के रूप में। किताब के रूप में मिलता है। तो जगदीश भाई जी जो है, मेरा नशा था बहुत किताब पढ़ने का। तो यहाँ एक माउंट आबू में एक CRPF लाइब्रेरी है, जिसमें लाखों से भी ज्यादा किताबें हैं। तो उसका जो इंस्पेक्टर है वो एक भाई था हमारे गांव वाला, उसको मैंने बाबा का ज्ञान सुनाया, बीके बन गया। वो CRPF जो एकेडमी है माउंट आबू में, तो उस एकेडमी का वो इंस्पेक्टर है। तो उसने हमको लाइब्रेरी दिखाया, आपको जो भी किताब चाहिए यहाँ से लेके जाना। तो हम 10-10 किताब सप्ताह में लेके आते थे और पढ़ के देखते थे। सिलू बहन, गीता दीदी, उषा दीदी, सूरज भाई, जो भी मांगते थे उनको देते थे कोई भी किताब। तो ये देख करके जगदीश भाई को पता चला, जगदीश भाई जी ने मेरे को बुलाया रूम में।
मैं गया सुदर्शन भवन में, तो क्या भाई साहब बोलते बैठो यहाँ। तो मैंने सुना है तुम बहुत किताबें पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ भाई साहब, और सबको किताबें देते हो। बोले, हाँ भाई साहब। तो क्या बाबा ने आपको ड्यूटी दिया है क्या? बाहर की किताब पढ़ने का ड्यूटी दिया है क्या बाबा ने आपको? मैंने कहा नहीं। कहते हैं मुझे ड्यूटी दिया है, और दिल्ली में 4-5 लाइब्रेरी का फ्री कार्ड मेरे पास है। हाँ, तो किताब पढ़ना छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो फिर उन्होंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने ऐसा बोला नहीं मेरे को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत सारे उदाहरण दे के समझाया जगदीश भाई ने कि इसका नुकसान क्या है, बाहर की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ऐसे मेरे को बहुत सारे अनुभव सुनाए, बहुत प्यार से। उस दिन से मैंने बाहर का किताब पढ़ना छोड़ा है। मतलब जगदीश भाई जी के साथ का भी बहुत सा अनुभव है। मैं कई बार गया हूँ दिल्ली में, उनके पास में रहा हूँ, डेरावल सेंटर, शक्ति नगर सेंटर में रहा हूँ, देखा है कैसे उनका रूम है, कैसे उनकी पालना जबरदस्त है। वो आत्मा सच में एक जबरदस्त आत्मा है थी। वो आत्मा जो है ना, जिसका मैंने मीटिंग में बैठ के मैंने देखा है कैसे मीटिंग में बात करते थे, और कैसे पर्सनल में बात, इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा वो जो मना बाबा के यज्ञ में टॉप लेवल का जो था वो, लेकिन उनके अंदर वो जरा भी अहंकार मैंने देखा नहीं, जरा भी अहंकार नहीं देखा हमने। तो बोलते थे मेरे को कि एक प्रोफेसर था जिसको बाबा ने हिंदी मुरली को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए दिया। एक प्रोफेसर भाई था दिल्ली में, तो उसको बाबा ने साकार में, बाबा ने उनको बुला करके ड्यूटी दिया, क्योंकि विदेश सेवा शुरू हो रहा है, आपको हिंदी मुरली को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो उसने, अब उसने क्या किया, बाबा से बिना पूछे उन्होंने क्या किया, वो इंग्लिश को स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाने के लिए उन्होंने पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ और इंग्लिश जो राइटर्स होते हैं ना, शेक्सपियर, उनकी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ते 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 वो सारे किताब, उस किताबों का जो सेंस होता है, स्टोरी होते हैं, लव स्टोरी वगैरह, तो उसका जो है ना बुद्धि के ऊपर उसका असर हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो मुरली ट्रांसलेशन का काम तो कर रहा था, वो भाई प्रोफेसर था इंग्लिश का, लेकिन वो बाबा को पूछा नहीं कि मैं ये काम करूं क्या। उन्हें बाहर का किताब पढ़ना शुरू किया उसने, तो उसके बुद्धि के ऊपर उसका असर हुआ, और उसने शादी किया और चला गया, उसका ड्यूटी भी खत्म हो गया। तो इसका जगदीश भाई ने ये अनुभव मेरे को सुनाया। और दूसरा एक अनुभव सुनाया कि बाहर का किताब पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है। तो उनकी एक बड़े भाई की बेटी है, अभी मंजू बहन नाम है, वो अभी अभी आए थे 1 महीना पहले यहाँ ज्ञान सरोवर में आए थे, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहती है। मंजू, उनकी बड़े भाई की बेटी, वो प्रोफेसर है। तो उनका अनुभव मेरे को जगदीश भाई ने सुनाया। कहती है कि एक बार आए वो न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वो फिलोसफी का प्रोफेसर है। उनकी भतीजी, नाम मंजू बहन है। तो वो जब आए तो घर में एक टेबल के ऊपर अव्यक्त मुरली पड़ा था। अव्यक्त मुरली को उन्होंने पेज पर एक पेज पढ़ा, दूसरा पेज पलटाया। तो जगदीश भाई जी रूम में आए तो बोला, अंकल ये किताब आप लिखते हो क्या? यही किताब आप लिखते हो क्या? तो जगदीश भाई जी ने कहा, नहीं मैं ये किताब नहीं लिखता, इसमें लिखा ना गॉडली वर्जन, ये परमात्मा शिव बाबा जिसको हम कहते हैं, उनके मुख से उच्चारण किया हुआ वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, मैंने नहीं लिखा है। बोले अच्छा, वो जो आप बाबा बाबा करते हो वही बाबा, उनकी ये, हाँ। तो बोले ये तो अप्लाइड फिलोसफी है, अप्लाइड साइंस है, इतनी बड़ी फिलोसफी तो हमने आज तक किसी किताब में पढ़ा ही नहीं है, सारे दुनिया की फिलोसफी हम पढ़ाते हैं। बोले हाँ। तो बोले, वो कहते हैं, उनकी भतीजी कहती है, तो अंकल आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास ऐसी बड़ी फिलोसफी है, आपके पास इतना बड़ा साइंस है, मतलब लाइफ को बदलने वाला है और बहुत उपयोगी है। तो जगदीश भाई जी ने कहा कि अच्छा तुम बताओ, जब मैं तुम्हें कभी बुलाता था रूम में, तुम आती थी क्या? दूसरी बात, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या बोलती थी? अंकल के पास नहीं जाना, अंकल के पास जाएगा तो तुमको ब्रह्म कुमारी बनना देंगे। तुमको शादी नहीं कराएंगे तुमको। ये बात करती थी कि नहीं तुम्हारी मम्मी? बताओ। बोले हाँ, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। तो बहुत रोने लगी वो उसी समय, मतलब उनके पास बैठ करके। मंजू उनका नाम है, अभी आए थे ज्ञान सरोवर में, कुछ अभी लॉकडाउन से पहले चली गई यहाँ से, उनका क्लास भी रखा था ये। तो कहने का मतलब है कि ये जो अव्यक्त तो मुरली है, जो भगवान ने बताया, जो भी वाणी ज्ञान है, वो उससे बढ़कर संसार में कोई ज्ञान नहीं।
तो ये प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए उस दिन से मेरा बाहर का किताब पढ़ना मेरा बंद हो गया। और मैं उसके बाद में जो भी सारी चीजें मैंने लिखा है, मेरे पास है, जगदीश भाई की जो किताबें हैं, मैंने उनको ट्रांसलेशन करना शुरू किया। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा और जगदीश भाई की लिखी हुई जितनी भी सारी किताब है मेरे पास है, और मैं उसको बंगाली में लिखता हूँ। और वही इतना बड़ा साइंस है जो मुझे उनकी किताब पढ़ने से ही मुझे समझ में आया। और मैं जो पीएम टीवी में जो 100 एपिसोड रिकॉर्डिंग करके मेरा क्लास चलता है टीवी में, कोलकाता में 10-12 टीवी में चैनल में मेरा वो क्लासेस जाता है बंगाली में। और वो जो साइंस स्पिरिचुअलिटी में आपको बता रहा था, वो टॉपिक्स, वो सारे वो जगदीश भाई जी की लिखी हुई जो सारे जो साइंस है, वो वास्तव में वो गहरी साइंस जो स्पिरिचुअल साइंस है, वही सारी चीज है। मेरे ख्याल से बहुत कम भाई बहने होंगे जो इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा को पढ़ा होगा। जो भी मतलब यहाँ पर ये जो हमारे स्पार्क भी है, तो स्पार्क में जो भी भाई लोग रहते हैं शायद वो भी पढ़े नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं। इसलिए मुझे निर्मला दीदी ने, निर्मल भाई ने कहा था तुम स्पार्क में बैठो। पर यहाँ तो आपको मालूम है कि एक बार डिपार्टमेंट में कोई इंचार्ज बन जाते, सेट हो जाता है, तो फिर उसको हटा नहीं सकते। हाँ, तो इस प्रकार से क्या है कि हम अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो ज्ञान सरोवर में जब से डेनिस बहन चली गई, डेनिस बहन के साथ भी हम सेवा किया है। यहाँ ज्ञान सरोवर में रही थी डेनिस बहन, तो वो हमारी बहुत फेवरेट दीदी थी। दीदी, हाँ, डेनिस बहन बहुत फेवरेट थी, बहुत मतलब एक्सीलेंट। और क्या बताऊं, मतलब हम मधुबनी वासी भी इतना बाबा के ज्ञान को फॉलो नहीं कर पाते जितना वो फॉलो करती थी। मतलब डेनिस बहन की बात कर रहा हूँ, ज्ञान सरोवर में रहती थी। अभी तो आजकल उधर चले गए, अमेरिका में, कनाडा में। वहाँ 2 दिन पहले मेरा उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत हो रहा था। वो दिखा रहे थे यहाँ लॉकडाउन कैसे चल रहा है। डेनिस बहन पूछती है, अभी भी बातें करती है हमारे से फोन में। तो 2009 से जब हमारा वैल्यू एजुकेशन का ये शुरू हुआ, तो फिर मृत्युंजय भाई ने कहा कि अब मेरे पास अगर मुझे हैंड्स की जरूरत है और पढ़े लिखे हैंड्स चाहिए, तो फिर दादी ने वही उस समय यहाँ यहाँ तो निर्मला दीदी आए। निर्मला दीदी, क्योंकि मनोहर दादी जाने के बाद निर्मला दीदी आए, तो दीदी ने भी कहा कि ठीक है, जैसे मृत्युंजय भाई बोल रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा करो। उसके पहले हम रिसेप्शन में ही रहते थे। हाँ, तो सेवा कर रहे हैं। अभी एजुकेशन की जो आप लोग पता है, एमएससी एमबीए बहुत सारे कोर्सेज बनाया गया है ना, तो उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मधुबन में। और यहाँ 400-500 स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, क्लासेस चलता है यहाँ शांतिवन में। और ऑल इंडिया में, विदेशों में कई ऐसे 25 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हुआ है। माना 25 यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन का जो कोर्सेज वो पढ़ाया जा रहा है। 25 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है, और कई विदेश में और भी यूनिवर्सिटी, गुजरात में कई यूनिवर्सिटी है। तो ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और सेवा धीरे धीरे कई कहाँ से कहाँ सेवा करते करते हम पहुंच गए। तो शुरू में हम दादी के पास, मुन्नी दीदी के पास सेवा किया पांडव हॉल में 89 से लेके 1999 तक। उसके बाद ज्ञान सरोवर में आए। कुछ समय दादी ने मुझे पिस्पर में भी भेजा, क्योंकि वहाँ बहुत वीआईपी आते थे। किशोर भाई, उन्होंने डिमांड किया कि विथिंद्र भाई को यहाँ सेवा की जरूरत है। ये मुझे 8 भाषा बोलना आता है, 8 लैंग्वेज मुझे बोलना आता है। तो उसके वजह से मुझे पिस्पर में भी जाना पड़ा। उसके लिए मुझे गाड़ी भी दिया। हाँ, तो हम जाते थे पिस्पर में, जो वीआईपी लोग आते थे उनको हम थोड़ा उनकी सेवा करते थे। और जब एजुकेशन का शुरू हुआ, फिर वो भी बंद हो गया। और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और आप लोगों ने 3D शो देखा है शांतिवन में, शांतिवन में, आनंद भवन में और ज्ञान सरोवर में, ये सब मैंने ही बनाया है 3D। अभी 3D फिल्म जो हमारे पास है, जिसमें 7 डेज कोर्स है, और राजो मेडिटेशन है, शिवरात्रि है, इनर स्पेस है, 4-5 फिल्म है। 1 घंटे का टोटल फिल्म हमारे पास जो बना हुआ है। और पूरे इंडिया में, विदेश में कम से कम 20-25 जगह पर 3D हॉल बनाया मैंने, वो इंस्टॉल किया है। तो बहुत अच्छा सेवा चल रहा है 3D का, एजुकेशन का भी और 3D का भी। तो क्या है कि अब आजकल सेंटर्स में
बहनें बहुत कम रहती है, तो कोर्स कराने में इतना टाइम दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये सेवा शुरू किया है हमारे बेंगलोर से भाइयों ने। बेंगलोर जो हमारा है वहाँ पर एक इंजीनियर भाई है दिलीप भाई करके, तो उन्होंने ये 50 लाख रुपया, और गिरीश भाई और वो भाई दिलीप भाई, इन्होंने 50 लाख रुपया खर्चा करके ये फिल्म बनाया है, जो अब उसको कोई भी देख लेगा, हाँ, तो उसका 70 कोर्स हो गया है समझो। इसमें उषा दीदी, सिल्वी दीदी, इन्होंने कमेंट्री दिया है, और ये 3D फिल्म चल रहा है। ऐसे 3D फिल्म तो हमारे पास ढेर सारे हैं। हाँ, लेकिन हम तो लोगों को क्या दिखाएंगे, ज्ञान की बातें तो दिखाएंगे ना, दूसरी बाहर की चीजें तो नहीं दिखा सकते हैं। तो आजकल इसीलिए बहुत सारे जगह पर जो हमने 3D हॉल बनाया है और ये सब इंस्टॉल किया है, जहाँ सेवा चल रहा है, खूब जोरदार सेवा चल रहा है 3D के माध्यम से फिल्म जो बनाया है। क्योंकि इसका 1 मिनट का फिल्म 1 लाख रुपया खर्चा होता है, जो अभी तक बनाया है 60 मिनट का 60 लाख रुपया खर्चा हुआ फिल्म के पीछे। दूसरा खर्चा तो अलग है। तो इसलिए वो जो भी बहनें अपने सेंटर में इसको बनाना चाहता है, वो फिल्म तो उनको फ्री मिलेगा। बाकी उनकी जो भी खर्चा है 3D हॉल के लिए 3-4 लाख रुपया खर्चा होता है। हाँ, लेकिन सेवा इससे बहुत जोरदार चल रहा है, जहाँ-जहाँ मेरे पास सारा खबर आता रहता है। अभी ये पानीपत है, वहाँ पर जयंती बहन गई थी अभी-अभी, पानीपत में जाके वो 3D हॉल का उद्घाटन किया ज्ञान मानसरोवर में। तो वो कहते हैं वहाँ पर बहुत लोग आते हैं देखने के लिए 3D शो के नाम से। हुँ, ऐसे पूना में, नागपुर में, सावनेर में, भंडारे में, सिवनी एमपी, इंदौर, आपके यहाँ मेहसाना में, गुजरात में मेहसाना पास में ही है, जहाँ सरला दीदी रहती है। वहाँ भी, राजकोट में भी, सावली, महाराष्ट्र में सावली, बहुत सारे जगह पर, ये तो मुझे अभी याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ फटाफट। लेकिन बहुत सारे और भी जगह पर 3D हॉल बनाए हैं, और जिसमें ये 3D शो के माध्यम से सेवा बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है, एक बार खर्चा हो जाता है, जो चेयर वगैरह हॉल बनाना होता है 3D जो है ना। बाकी तो सेवाएं तो आजकल लॉकडाउन के कारण सब घर में बैठे हुए हैं। जैसे अभी अभी ये सेवा चालू कर हुआ है, जो आज आप सुन रहे हैं, गोविंद भाई ने कहा कि दोपहर को हम लोग भट्टी चल रहा है, सारा दिन भट्टी चल रहा है ज्ञान सरोवर में। अभी उस भट्टी में बैठे थे, तो हम फ्रूट्स खाने निकले, तो हमको बोला कि आज आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्लास कराना है, अनुभव सुनाना है। मैंने ठीक है, तो इंस्टॉल किया आपका ये जो है ऐप इंस्टॉल किया बैठे बैठे। और नहीं तो इस टाइम हमारा योग का टाइम है, और भट्टी चल रहा है ज्ञान सरोवर में, जोरदार है। ऐसे यहाँ तो 170 ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहने होते हैं, लेकिन सबको तो इंटरेस्ट नहीं होता है ना, कि हम ये तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात है कि कौन कितना टाइम योग में बैठेगा। यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर में 7 नंबर में रखा गया है। जब से लॉकडाउन है तब से आज हो गया 25 दिन, कम से कम 25 दिन, 25 डेज से ज्यादा हो गया है। हम लोग 2 टाइम खाते हैं, एक सवेरे नाश्ता है और रात को भोजन है। बाकी सारा दिन जो है ना भट्टी, योग भट्टी, जो जितना टाइम बैठ सकता है। तो इस प्रकार से अभी ये चल रहा है। और दादियों के साथ का अनुभव थोड़ा थोड़ा मैंने सुनाया। जानकी दादी के साथ का एक अनुभव सुनाता हूँ अभी। दादी जानकी तो ज्यादा समय यहाँ नहीं रहे हैं, लेकिन रहते तो ज्ञान सरोवर में ही रहते हैं। उनको ज्ञान सरोवर सबसे प्रिय लगता था। तो दादी जो है ना, जब 100 साल पूरा हुआ, तो हम विदेशी जितने भी भाई बहने हैं वो आकर के, जैसे मोहिनी बहन है, जयंती बहन है, वेदांती बहन है, सुदेश दीदी है, ये सारा विदेशी भाई बहने जो आए ज्ञान सरोवर में, कहते हैं दादी का 100 साल पूरा हुआ, हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेकोरेशन किया, हॉल को सजाया खूब अच्छी तरह से। तो रात को 11 बजे जयंती बहन जो है ना हमसे मिलने के लिए आए। मेडिटेशन हॉल को जो हमने डेकोरेशन किया, तो जानकी दादी आए, देख करके ऐसे देख रही थी, और अरे इतना सुंदर किसने डेकोरेशन किया है, कौन इसको चमका दिया इतना। तो मैं था, मैंने कहा दादी ये चमक तो कुछ भी नहीं है, आपके अंदर से तो क्या लाइट की चमक निकल रही है। हाँ, बोले
नहीं, किसने किया? मैंने कहा दादी हम भाई बहनों ने किया है, और आपका सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, कहाँ कहाँ से आपके पुराने दोस्त सब आ रहे हैं, और आप आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपने 100 ईयर्स पूरा कर दिया, सेंचुरी। दादी सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो दादी कहती है, जानकी दादी, जानकी दादी कहती है, अच्छा तुम लोग इतना मुझे प्यार करेगा, मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से छोड़ के तुम लोगों को? मेरे को तो जाना भी तो है ना। मैंने कहा दादी काहे का जाना है, कहाँ जाना है आपको? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मेरे को इतना प्यार करेगा, मेरे को, मैं तुझे जा ही नहीं पाऊंगी ना, मैं जा नहीं सकती ना फिर कहीं भी। मैंने कहा दादी आपको जाने ही नहीं देंगे आपको। तो मेरे को उस समय ये बात सुनकर के ऐसा मुझे लगा कि करंट जैसा लगा, झटका लगा जैसे मेरे को करंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे गृहस्थी जीवन में कहीं भी हम रहते हैं, हमारे माँ बाप दादा दादी होते हैं, उनका एज बढ़ जाता है, उनके प्रति हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, कारण चाहे कुछ भी हो, कि हम जो एजेड वाले हैं उनको ध्यान नहीं देते। परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो जो एजेड वाले हैं उनको ध्यान रखा जाता है। जैसे दादी है, आपको देखा होगा दादी के पीछे कितने बहन भाई लोग लगे रहते हैं। हमारी दादी है, हमारी दादी है, क्योंकि उन्होंने इतना हमारे लिए किया है, सब कुछ दादियों ने किया है हमारे लिए। आज जो कुछ भी है हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तो दादियाँ उसका फाउंडेशन है, आधार है। तो हम लोग उनके मतलब जरा भी उनको कुछ मन में दुख न हो, ऐसा हम लोग उनके साथ सेवा करते थे, व्यवहार करते थे, आज्ञाकारी रह कर। तो दादी ने कहा कि तुम लोग इतना प्यार करेगा तो मैं तो छोड़ के जा नहीं सकती, मैं कैसे जाऊंगी? ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि हर फैमिली में अगर ऐसा हर एक जो बच्चा है अपने माँ बाप का, दादा दादी का ध्यान रखे, तो उनका उम्र बढ़ जाए, है ना। जो दादी को हम लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आज दादी 100 साल का हो गया है, इसलिए हम सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे हैं, हम 100 साल मना रहे हैं। तो उसकी खुशी देखो, आज दादी, जानकी दादी 104 साल की एज में, तो वो एक योगी है, श्रेष्ठ योगी है दुनिया में, मोस्ट स्टेबल माइंड वुमन इन दिस वर्ल्ड। तो उसको लोग, सारे दुनिया के लोग उसको कई बार कई उन्हें पूछा, मेरे को कई पूछते हैं, अरे दादी इतना खर्चा कराती है और हमको बोलते हैं, हमने हाथ में घड़ी नहीं रखा, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे नाम में 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं है, दादी ऐसा क्लास कराती है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? तो मैं समझाता था कि देखो, उन्होंने ऐसा अपने को बनाया है कि नहीं बनाया है, जरूरत ही नहीं, तुम भी अपने को बनाओ ऐसा। दादी का कहने का मतलब यही है कि मैं हाथ में घड़ी नहीं लगाती हूँ, घड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप क्यों लगाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो लगाओ, दादी ने आपको मना तो नहीं किया ना। दूसरी बात, दादियों को जो लोग बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं उनके पीछे, दादी तो नहीं करती है ना, दादी नहीं करती है खर्चा, वो दूसरे लोग करते हैं। क्यों? मान लीजिए आपको अगर यहाँ से जाना है तो योग्य के पैसे से आप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, आप खर्चा कराएंगे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है, ये यज्ञ की खर्चा होगी। आप अपने पैसे से भी नहीं जाएंगे, आप यज्ञ के पैसे से, दान के पैसे से आप खर्चा करके आप जाएंगे, और जाके करेंगे क्या? घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और आ जाएंगे। तो केवल खर्चा ही होगा, आप जाएंगे, हम जाएंगे। लेकिन दादी जब जाती है तो क्या होता है, दादी का टिकट आ जाता है, यहाँ यज्ञ के पैसे से नहीं जाते। दादी के लोग हेलीकॉप्टर भेजते हैं, दादी को फ्लाइट भेजते हैं, स्पेशल चार्टर प्लेन भेजते हैं दादी को ले जाने के लिए। और जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर ऐसे बड़े बड़े वीआईपी लोग उनसे मिलते हैं जिनका लाइफ बदल जाता है उनको देख करके। करोड़ों रुपया उनके नाम से दान कर देते हैं यज्ञ में। अब बताओ, खर्चा किया कि इनकम किया दादी ने, है ना। कि हम अगर दादी के साथ अपना कंपेयर करें तो सही ढंग से सोचने का भी तो हमारा होना चाहिए ना। मतलब दादी जाती है, सारे विश्व में वो सेवा होती है, जिसको देख करके, जिसके तपस्या से, जिसकी वो मूर्ति देख करके, उनके वाइब्रेशन से लोग जो बदल जाते हैं, कोई शराब छोड़ देते हैं, कोई गलत डिसीजन से बच जाते हैं, कईयों का टेंशन खत्म हो जाता है। आज जो सारे दुनिया में इतने सेंटर्स है, वो ये एक दादी के कारण है, उनकी सेवा के कारण है। हमने क्या किया है, फिर हम कंपेयर करते हैं दादी के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है। तो चुप हो जाते थे। कई बार हमारे भाइयों के साथ
ऐसी चर्चा होती है ना, तो उनको ऐसा प्रश्न इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने गहराई से सोचा नहीं है। वो क्रिटिकल थिंकिंग जो वास्तविकता है, उसको नहीं समझा है, तो बड़ों के साथ कंपेयर कर लेते। तो बड़ों के साथ कंपेयर किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरा करना चाहिए ना। एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए। राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 चीज़ होता है। तो हमने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना राइट माना अधिकार, अधिकार को हमेशा जबरदस्ती लेना चाहते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। परंतु उसके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो हम पूरा करते हैं? तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी चीज़ है, जो दादियाँ कभी भी अपना राइट को माँगती नहीं थी किसी से। बड़े जो हमने देखा है, वो कभी भी अपना अधिकार नहीं दिखाते थे। कभी मेरे को मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा, 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 बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ दादी का, प्रकाशमणि दादी का, जो हर दिवाली में जैसे म्यूजियम में, हमारे माउंट आबू के म्यूजियम में सजाते थे, ओम शांति भवन को हम लोग सजाते थे। तो दादी मना करती थी। दादी कहती थी मेरे सामने, नहीं सजाना है। जिन भाई, मैंने कहा ना, नहीं सजाना है ओम शांति भवन में, कोई दिवाली का कोई डेकोरेशन नहीं होगा, कोई सजाना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे है, इस समय सजाना नहीं। दादी कहती थी मेरा बर्थडे है, हालांकि मेरा भी बर्थडे होता था दिवाली में, और मुन्नी दी का भी बर्थडे दिवाली में है। एक्चुअली क्या था, दादी जब बोलती थी मुन्नी बहन ओम शांति भवन को नहीं सजाना है दिवाली में, हाँ कोई नहीं सजाना नहीं है, द मुन्नी बहन कहती थी दादी ये दिवाली के लिए सजा रहे हैं, ये दिवाली के लिए सजा रहे हैं। होता था एक्चुअली दादी का बर्थडे मनाने के लिए। ओम शांति भवन में। तो दादी ऐसा बोलती थी एकदम स्ट्रिक्टली कि मेरा बर्थडे नहीं मनाना है, क्योंकि मुझे देख करके दूसरे भाई बहनें अपना बर्थडे मनाना शुरू करेंगे। तो ये जो मैंने अपने आंखों से देखा, ये चीज तो मैं भूल नहीं सकता। कि दादी ऐसे स्ट्रिक्टली अपने लिए कोई मान शान राइट अधिकार बिल्कुल नहीं रखती थी। ऐसा अब ना, मैं हेड हूँ उसका भान भी उनको मैंने कभी नहीं देखा। माना मैं यज्ञ का हेड हूँ, मैं दादी हूँ, मैं बाबा ने मुझे ये अधिकार दिया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा प्रकाश मणि दादी। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। और हर एक के साथ में ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वो बड़ा है, सामने वाला बड़ा है। सामने वाला बड़ा है। जैसे एक बार एक मंत्री जी आए, आंगन में बैठे थे हम लोग, उनके साथ ब्लैक कमांडो होता है, ब्लैक कमांडो होते हैं ना, बड़े बड़े कोई मंत्री आते हैं, उनके साथ 5-6 ब्लैक कमांडो होते हैं, हाथ में स्टेन गन लेकर के तो लिया। सुनने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आया। उस मंत्री जी को बड़ा गुस्सा है। तो दादी आई मिलने के लिए, हाथ जोड़ करके ओम शांति, आप कहाँ से आए, इतना प्यार से। तो प्यार से ऐसा बोला। मंत्री जी बड़ा गुस्सा में थे, हमें देख रहा था, हम बैठे थे आंगन में देख रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि दादी ये बहन ये क्यों इतना गुस्सा करती है, जितना आप इतना महान हो। हाँ? हमने भले पहले से खबर नहीं दिया क्योंकि हमारा कोई रूटीन फिक्स नहीं है, जो मैं आपसे पहले से बात करके आऊँ आपके पास मिलने के लिए। हम माउंट आबू आए तो हमने सोचा कि हम दादी से मिल के जाए। लेकिन आपके पास ये बहन तो ऐसी बातें कर रही थी। तो दादी ने कहा सॉरी भाई जी, आप तो हमारे से बड़े हो, आप तो मंत्री हो, सारे देश को चलाते हो। ऐसे ऐसे बातें हाथ जोड़ करके दादी ने ऐसा किया कि उसका सारा गुस्सा उतर गया 1 सेकेंड में। तो मतलब क्या है, एक छोटी सी गलती, एक शब्दों भी क्या होता है, बाहर वाले उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे हमारे सामने दादी जो हजारों सिचुएशन उनके सामने बात बात में कब अचानक क्या वो हो जाएगा उनको पता नहीं पहले से। लेकिन दादी वो नम्रता की शक्ति जो है, झुक करके हाथ जोड़ करके उसको सेकंड में उड़ा देती थी। ये हमने देखा है।
तो इस प्रकार से जो मतलब दादियों ने कैसे इस यज्ञ को इतना यहाँ तक लेके आए, और फिर उसके बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें समझ में आता है कि इनका जो मेहनत है, इन्होंने जो बचपन से तपस्या किया है दादियों ने, हाँ, तो हम तो इतना नहीं कर पाए हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जब उनको याद करते हैं तो हम लोग जो पुरुषार्थ करते हैं वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा दादियों के साथ का अनुभव तो थोड़ा-थोड़ा मैंने आप लोगों को सुनाया। एक बार तो ऐसा था कि दादी के सामने जर्मन सरकार ने भी जो है ना एक ऑफर दिया कि हम आपको एरोप्लेन देंगे और आप लोग इतनी सेवा करते हैं, और आपके पास एक पर्सनल एरोप्लेन होना चाहिए, और हम दे रहे हैं और हमेशा खर्चा भी देते रहेंगे। तो दादी ने मना कर दिया। जानकी दादी के माध्यम से प्रकाश मणि दादी को ये खबर मतलब बातचीत हुई। दादी ने मना कर दिया, नहीं हम आश्रम में है, तपस्वी है, और हमको इस प्रकार सिंपल रहना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं तो तपस्या ये हो जाएगा, मतलब तपस्या प्रति हमारा जो ध्यान है भटक जाएगा, हमें कोई भी शोबाजी नहीं करना है। एक बार हम यहाँ पर जो सेवा करने बाहर भी जाते हैं, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री करके पास में है, जो शांतिवन बन रहा था, तो पूरा सीमेंट वहीं से आता है, लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री, जेकेपुरम, यहाँ जो हमारा स्वरूपगंज है, पास में फैक्ट्री है। तो वहाँ हम लोग उसके एचआरडी में मैं हमेशा 30 साल से ही जा रहा हूँ, तो लेक्चर करने जाता हूँ, क्लास लेने जाता हूँ। तो जब 95 में वो निजर भाई ने हमें ये जूता दिया आदिदास का, हम पहन के गए 4-5 लोग। सावित्री बहन जो यहाँ मधुबन में रहती है ना, सावित्री बहन, सावित्री बहन को जानते होंगे आप लोग, प्रोफेसर रही है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है सावित्री बहन। अब वो मैं सतीश भाई जो गाने वाला है, और डॉक्टर सविता बहन है, और नागराज भाई है, हम 5 लोग गए थे। तो ऐसे ग्रुप में जाते हैं, जब भी जाते हैं तो वहाँ के जो सारे ऑफिसर्स लोग हैं, तो उन्होंने ये हमारा जूता देख करके हमको पूछा कि भाई आपके यहाँ तो सारे adidas कंपनी का जूता पहनते हैं, क्योंकि 95 में adidas कंपनी का जो जूता है उसमें 1,500 रुपया होता था। आजकल उसका दाम है 7,000 रुपया, 7-8 हजार रुपया होंगे adidas कंपनी का जो जूता है। आप लोग इतने हाई क्वालिटी का जूता पहनते हो, तो आप तो आश्रम में रहते हो ना, और तुम्हें कहाँ से आता है? मैंने कहा देखो ये जूता हम लोगों ने खरीदा नहीं है, और ये दान का किया हुआ जूता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, एक मुसलमान भाई है, निजर भाई है, जो अफ्रीका में है, वहां से कंपनी आदिदास कंपनी, उन्होंने ये जूता हम लोगों को दिया है, दान किया है, और मना करने के बाद भी उन्होंने जबरदस्ती दिया है। तो हम क्या ये दान का मिला हुआ जूता आपको दान कर दे? तो बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ही होता है। तो बात वही है कि आज जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, आज जो हम जूता पहन रहे हैं, हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो भी सब दान का है। आश्रम में लोग दान करते हैं, उसी पैसे से हम लोग सेवा करते हैं। और फिर दूसरा पूछा हमें कि ये जो आप लोगों के पास ये सब गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां ये सब कहाँ से आता है, ये सब आप लोगों के पास पैसा? तो मैंने कहा कि देखिए वो हमारा जो मैनेजर था लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री का, तो वो मैनेजर हमसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि देखिए हम लोग आज आपके पास आए हैं, आप लोग भी तो चेक देते हैं ना, हम लोगों ने आपसे मांगा नहीं। आप लोग कभी 2 लाख रुपया, कभी 4 लाख रुपए का चेक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दे रहे हैं, हमने आप लोगों से मांगा है क्या? हम लोगों ने मांगा नहीं, आप लोग खुद ही दे रहे हैं। क्यों क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? वो पैसा क्या करेंगे? हम उसको सेवा में यूज करेंगे, या हम किसी और को दान कर देंगे? तो ये लोगों के मन में जो अनेक प्रकार के प्रश्न है, वो सोचते नहीं है, बिना सोचे बोलते हैं। तो जब हमने उनको पूछा, लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री के जो मैनेजर है, कि आपका दिया हुआ पैसा हम सेवा में यूज कर रहे हैं, दूसरी जगह यूज हो रहा है, इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी है वो सब दान का है। जैसे गाड़ी के बारे में पूछा, आप लोगों के पास ऐसे ऐसे गाड़ियां हैं। मैंने कहा देखो ये गाड़ियां, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, कहीं और किसी के पास गाड़ी है, ये कोई खरीदा नहीं गया है यज्ञ से। मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ब्रह्मा कुमारी बहन है, वो कहते हैं, उसके बाप उसका भाई कहते हैं, बेटी मधुबन में रहते हैं और तुमने शादी नहीं किया है, तो ये तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम पे है, तुम जो चाहे ले सकते हो।
तो कोई बहन कहती है, ब्रह्मा कुमारी बहन, पापा मेरे को एक गाड़ी दे दो यहाँ सेवा के लिए, तो गाड़ी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे भाई ने कहा, मेरे भाई के पास गाड़ी है, मेरी प्रॉपर्टी है घर में, तो मेरे को भाई ने कहा तुमको क्या चाहिए लो ना, सेवा के लिए यूज करो। सेंटर्स बनाया घर में, सूरज भाई जाके उद्घाटन किया कलकत्ता में हमारे घर में, और वहां सिल्लू दीदी भी गई, सुमन दीदी भी गई, मृत्युंजय भाई भी गए, बड़े बड़े लोग गए हैं। तो बोला तुमको मधुबन में क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मुझे गाड़ी दिया है। अब ये गाड़ी तो किसी ने मुझे दान नहीं किया ना, ये मेरी अपनी लौकिक प्रॉपर्टी है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी मैं क्या करूं। तो इस प्रकार मधुबन में बहुत सारे जो आप देखते हैं इतनी गाड़ियां हैं, ये एक्चुअली मधुबन से नहीं खरीदा गया है। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप सभी को भी पता होना चाहिए, यहाँ जितने भी भाई बहने रहते हैं ये कोई साधारण नहीं है। हो सकता है बहुत सारे गरीब भाई बहने हैं, यहाँ पर करोड़ोंपति बहुत लोग हैं, और वो उनकी करोड़ों रुपया कहाँ यूज करेंगे। आप गोविंद भाई को जानते हैं, हाँ गोविंद भाई जो है, गोविंद भाई को आप जानते हैं, तो उनके पास करोड़ों रुपया है, वो क्या करेंगे। अभी हम लोग भट्टी कर रहे हैं ना, भट्टी में बहुत सारे भाई बहने बैठे हैं, उनके दोपहर का भोजन फ्रूट्स होता है, उसका पूरा खर्चा वही कर रहा है गोविंद भाई। क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को भी मना नहीं, कोई भी आता है वहां बैठ के योग करता है, और वो सब फ्रूट्स को किसी को कुछ पसंद है, केला है, तरबूज है, खरबूज है, अंगूर है, चीकू है, फलाना ठिकाना, सब गोविंद भाई खिलाता है। तो इस प्रकार यहाँ जितने भी यज्ञ में बहुत सारे भाई बहने हैं जो करोड़पति हैं, और उसमें से 5-10 लाख का अगर एक गाड़ी लेके आते हैं, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, और मैं उसको, जो भी भाई बहन है मेरे से संपर्क में रहते हैं, चाहे वो बंगाल के हो चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो, कहते हैं भाई मुझे अब रोड जाना है ज्ञान सरोवर से, मैं उनको स्टेशन में छोड़ के आता हूँ, मैं उनको स्टेशन में छोड़ के आता हूँ। कभी कोई लौकिक वाले भी है ना, वो आते हैं, कहते हैं अरे हमारे गांव वाला भाई है वहां रहते, उनको हम आकर मधुबन लेके आते हैं अबू रोड से, उनकी सेवा करते, वहां जाके फिर वो सेवा करते रहते हैं अपने लौकिक। अभी अभी आया था, एक ग्रुप आया था, मैंने अपने गाड़ी से उनको अबू रोड से लेके आया, माउंट आबू घुमा के उनको छोड़ दिया, वो जाके वहां सेवा कर रहे। तो ये जो सेवा है, ये मधुबन में रह करके जो भाई बहने करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सेवा है, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारी जो सेवाएं हैं बढ़ गई है। सेवा पहले नहीं था वो अलग बात है, साधन नहीं था अलग बात है, लेकिन जब साधन है तो साधन को तो बाबा ने यूज करने के लिए कहा ना। अब उसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिस यूज होगा ना, मिस यूज होगा। आपके पास पैसा है, आप क्या करोगे, सेवा में लगाओगे, उसको नहीं लगाओगे तो क्या होगा, बर्बाद होगा, बेकार जाएगा वो। साधन मतलब साधन है तो उसको सेवा में यूज करना है। तो इस प्रकार 30 साल हो गया मुझे मधुबन में। हमने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि सेवा का रूपरेखा ऐसा बदल जाएगा। हम सोचते थे खाली तपस्या करेंगे बैठ के, अशरीरी बनेंगे, और सूक्ष्म वतन में बैठ करके अशरीरी होके परमातीत होके हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे परम धाम, ऐसा ही सोचते थे। परंतु धीरे धीरे अब जैसे गीत बजता है, गीत बजता है, अब घर जाना है, तो मेरे मन में ये विचार चला कि अब घर जाना है, बिना कुछ करे घर चले जाएंगे क्या। अगर कोई विदेश में जाते हैं, जिस उद्देश्य से गया है वो उद्देश्य पूरा करके ही तो घर लौटेंगे ना। काम पूरा किया नहीं और घर चले जाएंगे क्या परम धाम। मेरे मन में विचार चला, अब घर नहीं जाना है, यहाँ रह करके बहुत काम करना है, हमको सेवा करना है। यहाँ बहुत सारे ड्यूटी अभी बाकी है हम लोग को, पूरा करने के बाद अपने आप घर जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से बाबा भी इस चीज को बहुत महिमा करते हैं। मैंने देखा है कि मधुबन में कोई आते हैं, मधुबन निवासी भाई बहन खूब उनकी सेवा करते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है। मान लीजिए आपके सेंटर से, आपके गांव से कोई आया है मधुबन में, तो उनके संपर्क में, आपके संपर्क में जो भी भाई बहन है मधुबन में अगर कोई रहता है, तो उनको ही कहेंगे ना आपकी भलाना देखो हमारे सेंटर से, हमारे गांव से आ रहा है मधुबन में, थोड़ा उनको हेल्प करना है ना, तो जरूर उसकी सेवा करेंगे ना यहाँ मधुबन में। हाँ, तो एक अभी अभी ज्ञान सरोवर में 25 साल सिल्वर जुबली पूरा हुआ, आपने देखा है। 25 साल जो है ना ज्ञान सरोवर का हुआ सिल्वर जुबली।
और उसमें कई टीचर्स बहनों को स्टेज पे बिठा के जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज भी टीचर्स बहनों को भी सेंटर में बिठा के, यहाँ स्टेज पर बिठा के हम लोगों ने सम्मानित किया है। और हम लोग भी बैठे थे पगड़ी बांध करके स्टेज पर, और सबके सामने एक बात पूछा गया, आपने सुना है कि नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे ये पूछा गया था कि आप टीचर्स बहने अगर मधुबन में किसी भाई बहन को नहीं भेजेंगे तो मधुबन में सेवा कैसे चलेगा। ये बात पूछा गया था कि आप में से कौन कौन है जो आपके सेंटर से या मधुबन में इतने भाइयों को समर्पित किया। सुन रहे हैं ना। तो पूछा गया तो कईयों ने हाथ उठाया, टीचर्स बहनों ने, कि मैंने यहाँ 2 भाई को भेजा है मधुबन में, ये फलाना है, एक ज्ञानसरोवर में रहते हैं, ये फलाना भाई हमारे सेंटर का है, ज्ञानसरोवर में मधुबन में रहते हैं, शांतिवन में रहते हैं। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। कईयों को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मधुबन में हमें जाने नहीं देना है, किसी भाई बहन को जाने नहीं देना है, तो सेंटर में सेवा नहीं करते हैं, इसीलिए मधुबन में जाने नहीं देना है। ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। क्यों? क्योंकि मधुबन तो हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ से सब कुछ सीख करके लोग जाते हैं दुनिया में और दुनिया में सेवा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर जिस टीचर बहन ने मुझे यहाँ भेजा है, अगर वो मुझे यहाँ नहीं भेजते आज मैं यहाँ नहीं होता। तो और वो टीचर बहन को आने के बाद भी यहाँ जो भी हम सेवा करते हैं तो वो उनको पता है, उसका अनुभव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गलत सोच है कि हमें मधुबन नहीं भेजना है। मधुबन में भेजना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपना कोई सदस्य को मधुबन में नहीं भेजेंगे, मधुबन में नहीं रहेगा, तो आपको उससे कनेक्शन नहीं रहेगा। मधुबन से जो डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं रहता है। आपको हमारे राजनीति में भी भारत में आपने देखा होगा कि गुजरात से कितने एमपी है। गुजरात से आपके गांव से अगर कोई एमपी हो और संसद में और बैठे तो आपको गौरव होता है, खुशी होता है कि हमारे यहाँ से एक फलाना, आपके स्टेट से एक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, आपको खुशी होना चाहिए। खुशी होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपके सेंटर से अगर कोई भाई बहन आकर के हेड ऑफिस में रहते तो आप समझ लीजिए कि आपको 100% आपका हॉटलाइन कनेक्शन रहेगा और आपको यहाँ कैसे सेवा चल रहा है, आपको वहाँ सेवा वो जाएगा, वहाँ उसको देख के फॉलो करेंगे कई को। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ 30 साल पहले ही आया तो यहाँ बंगाल का कोई भी भाई बहन यहाँ नहीं होते थे पांडव में, मधुबन में। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बंगाल का यहाँ मधुबन में हूँ। मेरे को यहाँ रहते हुए मुझे देख करके सेंटर में कितने कुमार लोग मुझे फॉलो किया, ज्ञान में आए। कुछ लोग यहाँ आए भी, रहे भी। तो और भी मैंने देखा है कई ऐसे सेंटर्स है जहाँ से टीचर बहने अपने भाइयों को मधुबन भेजते हैं सेवा के लिए और समर्पित कर देते हैं बाबा की सेवा में। तो एक के बदले 10 कुमार को बाबा वहाँ उस सेंटर में लेके आते हैं। तो इसका इतना बड़ा फायदा होता है तो वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टीचर्स बहने अगर मधुबन में भाई बहनों को भेजते हैं, वो यहाँ से सीख कर जाते हैं और यहाँ मधुबन में आपका योगदान रहता है, एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं आपको कहता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से क्या है कि अगर कोई कहे कि हमको तो मधुबन में भेजना ही नहीं है किसी को, आप बताइए जब आप मधुबन में आएंगे आपके लिए खाना कौन बनाएगा। आप कहेंगे कि हमें मधुबन में कोई भाई बहन को सेवा के लिए नहीं भेजना है, किसी को समर्पित नहीं करना है, ठीक है। आपने 50 लोगों का ग्रुप लेके आए तो आपका खाना कौन बनाएगा, आपके लिए 50 लोगों के लिए सेवा कौन करेगा। तो इस प्रकार से ये बात समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमें टीचर्स बहने बोलते हैं कि हम आपस में टीचर्स बहन जब मधुबन आते हैं मीटिंग होता है तो मीटिंग में ये बात भी वो लोग चर्चा करते हैं कि हमको जो है ना मधुबन में भेजना नहीं है, मधुबन में भेजना नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मधुबन नहीं भेजेंगे भाई बहनों को तो आप यहाँ आएंगे तो वो सेवा कौन करेगा। ये बात बहुत खुशी की होनी चाहिए कि हमें हर जगह से, मैं समझता हूँ जिस सेंटर से कोई भाई या बहन मधुबन में रहते हैं उस सेंटर में भी वृद्धि बहुत होती है। मेरा ये अनुभव मैं आपको बता देता हूँ।
तो इस प्रकार का जो अनुभव मैं आपको सुना रहा हूँ, जरूर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को लाभ मिला हुआ होगा। जी अम, और आगे भी अगर अनुभव सुनेंगे तो हम आपको बताएंगे। और ज्ञान सरोवर में जो हम रहते हैं, दोनों जगह मेरी सेवा है, ज्ञान सरोवर और शांतिवन में। दोनों जगह मेरे को सेवा है, क्योंकि अभी जो पीएम पार्क में जो बन रहा है, 7 डिपार्टमेंट है जो हमारे अंडर में है। 3D शो, 3D हॉल बन रहा है। लेजर शो, जो लेजर शो आपने वो अहमदाबाद में देखा हुआ, गांधीनगर में वाटर लेजर शो, वही चीज वहाँ बन रहा है पीएम पार्क में। और मेडिटोरियम, और बड़ा एक लाइब्रेरी, डिजर्टेशन लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी बनेगा, बन रहा है। और हमारा 7 डिपार्टमेंट वहाँ बन रहा है, वहाँ शांतिवन में। तो हमें भी वहाँ पर ऐसे हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, और सेवा तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और डायरेक्ट जो मेन रोड है शांतिवन के सामने, उस रोड से डायरेक्ट रोड होगा, वहाँ गेट बनेगा। पीएम पार्क में वो वर्क चालू है, बहुत फास्ट गति से काम चल रहा है। तो वो इसके कारण मुझे वहाँ शांतिवन जाना पड़ता है, और वो सब काम देखना पड़ता है। नितिन जो भाई के अंडर में ये सब हो रहा है वहाँ। और एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आपको मैंने बताया कि जिसमें मेरा पार्ट है। अभी ये दोनों डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस 3D डिपार्टमेंट, फिल्म बनाना है, उसकी स्क्रिप्ट लिखना है, हर भाषा में उसको ट्रांसलेशन करना है। जैसे गुजराती भाषा में मुझे वो चाहिए, जो भी फिल्म बना है, हिंदी में, इंग्लिश में, कई लैंग्वेज में हमको ट्रांसफर करके हर स्टेट में अपने अपने लैंग्वेज में उसको वीडियो को उस लैंग्वेज में दिखाना होगा। तो बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें हम लोग बिजी रहते हैं। हाँ, और जहाँ भी बुलाते हैं हमको, ऑल इंडिया में जाते हैं। अभी कुछ कुछ दिन पहले हम नेपाल गया था। हर साल जाते हैं तो वहाँ क्लास कराने, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। कई बार कई विदेश में, हम न्यूयॉर्क में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह से हमको बुलाया है, लेकिन आज तक मैं गया नहीं। इस बार तो जाने का प्रोग्राम था अगस्त महीने में, अफ्रीका में, वेदांती बहन के पास। दीदी ने बुलाया, वहाँ 3D हॉल बनाना चाहते हैं दीदी वहाँ। तो न्यूयॉर्क में भी, वहाँ भी जाने के लिए वहाँ से भी निमंत्रण आया, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं विदेशों में, क्योंकि हम लोग यहाँ बिजी रहते हैं। अब वो लोग बुलाते हैं, कहते हैं यहीं रह जाओ। मोहिनी बहन तो कई बार मेरे को बोला, दादी के सामने भी बोला कि इसको तो मुझे चाहिए न्यूयॉर्क में, इस विलेज में रखने। जयंती बहन, मोहिनी बहन, गायत्री बहन, ये लोग कला बहन, ये लोग आगे ग्रुप बना करके दीदी के पास गए, निर्मला दीदी के पास, ये भाई को हमें चाहिए। मैंने कहा हम यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते, हमें बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा काम है, सेवा है यहाँ है। आप बुलाते हैं तो सेवा करके खाली 2 महीने के लिए आ जाएंगे सेवा के लिए, लेकिन यहाँ से तो हम नहीं जा सकते। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो मूल हमारा आधार है वो है ज्ञान योग। ये सेवा तो बाद की बात है, क्योंकि जितना ज्ञान योग में हम होशियार होंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सेवा अपने आप बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने देखा है कि जो लोग ज्ञान योग छोड़ करके सेवा के पीछे पड़ते हैं, वो थोड़े दिन के अंदर वो गायब हो जाता है, और पीछे हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान करते हैं दूसरों को, और परेशान होते भी है। हाँ, इसीलिए ज्ञान योग में जिसका रुचि है वो कांस्टेंट रहता है, और ऐसे ही लोग धीरे धीरे प्रत्यक्ष होते हैं दुनिया में। तो इस प्रकार से बातें तो बहुत है। और मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, जो मैंने टीवी में 100 एपिसोड रिकॉर्डिंग किया और टीवी, पीएम टीवी चैनल में जाता रहता है, बंगाली में किया है, उसको अभी हिंदी में कर रहे हैं। तो वो लोगों को बहुत मदद मिलेगा उससे, बहुतों का उसमें जो मैंने सुना है, मेरे को बोला है कि ये टॉपिक तो किसी भाषा में नहीं हुआ है अभी तक। तो दूसरे भाषा वाले मुझे मांगते हैं कि ये टॉपिक आप हमें दीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई ये तो लिखने के लिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि स्टूडियो में जो है ना, नीचे शांतिवन में, उस स्टूडियो में मैं बंगाली भाषा में लिख के दिया है इस चीज को। अब उसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखने के लिए तो टाइम चाहिए ना। एक व्यक्ति कितना टाइम उसमें दे सकते हैं। तो दूसरे लैंग्वेज में इसकी डिमांड बहुत है,
कि ये टॉपिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर अभी तक कोई चर्चा ही नहीं करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस के ऊपर मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और ये कोरोना वायरस वायरस क्या चीज है, जब मैं ज्ञान सरोवर में भाइयों से बात करता हूँ तो उनके दिमाग में घुसता नहीं है। एक सिंपल बात है, क्योंकि उस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसको उसको जीत भी नहीं पाएंगे। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या है? एक सिंपल बात है, वायरस क्या है? अब मैं बड़े से लेके छोटे तक मैं देखा है, इसको लेके मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। जब भी मैं क्लास कराता हूँ तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं लोग मेरे क्लास में। सेवाधारी हो चाहे कोई भी हो, ज्ञान सरोवर में और पांडव भवन में फॉरेनर्स को भी क्लास कराता हूँ। तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वो लोग कहते हैं आपका क्लास तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने कहा कि डिफरेंट है लेकिन साइंटिफिक तो है, होना चाहिए ना। बिल्कुल साइंटिफिक है। तो अभी कोरोना वायरस को लेकर के इतना दुनिया में इतना तहलका मचा हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ वायरस के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। वो सोचते हैं हमको जानने की जरूरत ही नहीं है, हमको जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझते हैं। और यही अज्ञानता जो है, ये बेसमझी है, जिसकी वजह से लोग इसमें नुकसान हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके बारे में चर्चा कौन करेगा? कोई सुने तब तो उसको सुनाएंगे ना, कोरोना वायरस क्या है। अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, बहुत सारे नॉलेज है, इसके लिए मेरे पास कंप्यूटर में सारे स्लाइड्स तैयार किया है, क्लास कराना है। तो मैं तो ज्ञान सरोवर में कराता हूँ। आजकल ज्ञान सरोवर में तो सारे बाबा का कमरा, शांतिवन में तो लॉकडाउन है। पुलिस अंदर पहरा दे रहा है शांतिवन के अंदर, वरना आप रूम से बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा है शांतिवन में। और ज्ञान सरोवर में तो क्या है कि हम ज्ञान सरोवर के कैंपस में घूम रहे हैं। यहाँ इतना नहीं है, थोड़े से लोग हैं, 400 लोग हैं यहाँ। लेकिन क्लास, मुरली क्लास चलता रहता है, बाकी क्लास बंद हो गया है क्योंकि क्लास के लिए परमिशन नहीं है। एसडीएम ने कह दिया है कि आप क्लास नहीं करा सकते। फिर भी हम लोग मॉर्निंग क्लास, मुरली क्लास का वो हम लोग परमिशन लिया हुआ है, और 5 फीट दूरी मेंटेन करके बैठते हैं पूरे हॉल में, और इस प्रकार मुरली क्लास चल रहा है अभी। तो मेरा मैंने देखा है कि लोगों को ज्ञान की जो इतनी गहराई है, वो बहुत कम है उसमें इंटरेस्ट। ज्ञान की जो गहराई है, क्योंकि जितना आप ज्ञान की गहराई में जाएंगे, वो हर चीज को साइंटिफिक रूप से देखेंगे, तो आपको इस ज्ञान के प्रति रुचि और बढ़ेगा, और योग भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी है ग्लोबल हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स भी है अपने, डॉक्टर सचिन का भी आपने नाम सुना है ना? डॉक्टर सचिन भी क्लास कराते हैं। तो मैंने भी उनका क्लास देखा, सुना मैंने। तो वो बाहर की चीजें जो पढ़ते हैं, स्टडी करते, बाहर की चीजें स्टडी करना, जैसे मैंने आपको जगदीश भाई के अनुभव मैंने आपको सुनाया, तो उन्होंने मुझे मना किया, तो मैंने उस दिन से बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया मैंने। तो उस दिन से बाहर का किताब नहीं पढ़ता हूँ। पर जो पहले से पढ़ा हुआ हूँ, नॉलेज है। अब मान लीजिए वायरस है, तो इसके ऊपर तो हमको जानकारी तो लेना चाहिए ना, क्या है वायरस, ये कैसे फैलता है, कैसे कांटेक्ट में आता है, क्या क्या नुकसान कर सकता है, ये चीज ही क्या है, होता है क्यों, कैसे उसको रिकवरी करे। ये तो कॉमन नॉलेज तो होना चाहिए ना। लेकिन मैंने देखा है लोगों में इतनी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सुनना भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं वायरस कोई प्राणी होगा, आके मेरे नाक में घुस जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई प्राणी नहीं है, जिसमें प्राणी नहीं होता है। ये जड़ पदार्थ है, जड़ है, या अमाइनो एसिड है। तो जिसमें एक डीएनए, चाइनीज जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा डीएनए बना लिया, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसा बना लिया है, जो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है, आपके हाथ में टच में आएगा तो कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसी हाथ को जब वो वायरस, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है, आप नाक में ले जाते हैं, मुख में, आंख में लगाते हैं, तो आपके जो नाक में श्लेष्मा है, मुख में श्लेष्मा है, उसके कांटेक्ट में आते ही वो एक्टिव हो जाता है, वो वायरस, उसको वायरस कहते हैं। उसमें कोई प्राण नहीं होता है, जान नहीं होता है। तो वो एक जड़ पदार्थ है, न्यूक्लिक एसिड है, हमारे बॉडी में अंदर संपर्क में आते ही, बाहर चमड़ी में नहीं, बाहर के चमड़ी में आते हैं तो उसका कांटेक्ट नहीं होता है हमारे बॉडी से।
तो इस प्रकार के वो मल्टीप्लाई होने लगता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के न्यूक्लिक एसिड को चेंज कर देता है, वो डीएनए ऐसा चीज है। इस प्रकार के वायरस जो है ना एक जहरीला काम करने लगता है हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते ही। तो सारे दुनिया में तो इसके ऊपर खूब रिसर्च चल रहा है। इसके ऊपर कोई वैक्सीन, कोई ऐसा दवाई नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ये कोई प्राणी नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया में प्राण होता है, वायरस में नहीं है। तो इसीलिए एक जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ होने के कारण ही इसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा। तो और बनेगा नहीं, इसका वैक्सीन बना भी नहीं सकते। इसका एक ही तरीका है कि आप इसको गर्म पानी से इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे ही गर्मी के संपर्क में आता है ये वायरस न्यूक्लिक एसिड, तो उसका बाहर का पर्दा टूट जाता है, लिपिड से बना है, और अंदर डीएनए पिघल जाता है, तो वो खत्म हो जाता है। अर्थात आप गर्म पानी पीते रहिए, गर्म चाय पीते रहिए, गर्म कोई दवाई नहीं है। इसको तोड़ने का एक ही रास्ता है, बॉडी को हीट रखना, गर्म पानी पीते रहना। गले में, मतलब अगर आपका गले में भी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ है, तो आप गर्म पानी से, उसमें नमक डालिए, उसमें क्लोरीन होता है, तो वो उसको खत्म कर देता है वायरस को। तो एक सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डेंजर है। आप देख रहे हैं लाखों लोग मर रहे हैं, सारा दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इसके ऊपर भविष्य फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से अभी कितना टाइम हुआ? अभी 6:50 हो गया। 6:50 हो गया। और कितना टाइम सुनेंगे? अभी हो गया 6:30 से 7:30 का योग होता है, तो कोई हाँ बात जी। नहीं, 20 मिनट ऊपर हो गया, वैसे कोई बात नहीं। तो क्या है कि हमारा अनुभव सुनते हैं ना, क्लास चलता है नहीं, 2-2 घंटे। बहुत अच्छा लगा। ऑलराउंड पार्टधारी ऐसे हमारे बिथिंद्र भाई आज हमें इतना एक एक बात जो सुनी बिथिंद्र भाई आपसे, वो हमारे पुराने भी और नए भी सभी भाई बहनों को कुछ बातें ध्यान खींचवाने वाली, विशेष जैसे आपने देखो कितनी अच्छी बातें सुनाई। हमें अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि दादियों की जैसे कंपटीशन लगे, मैं इस भाई को ज्यादा टोली खिलाऊं, इस भाई को मैं ज्यादा प्यार करूं। तो वो इसकी वजह आप खुद, आप स्वयं बने कि आपने अपने आप को इतना बुलंद किया कि दादियों का प्यार इतना उमड़ता कि दादियों को अंदर रहता। साथ साथ हर बात पे, छोटी छोटी बारीक बातों पे, और ये बहुत अहम बात पे ध्यान खिंचवाया आपने कि जो किताब है, जगदीश भाई हमेशा कहा करते थे, बिल्कुल सही बात कही आपने कि बाहरी साहित्य हमें नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें ईश्वरीय जो साहित्य है उसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मन और बुद्धि पर असर करता है। तो आपने एक एक बात जो रखी है बहुत चौड़दार तरीके से रखी, जूतों की बात कही और गाड़ियों की बात कही, ये आपने बहुत अहम बात कही। क्योंकि आजकल जो नए भाई बहने आते हैं, तो क्योंकि मुरली में हम सादगी की बात सुनते हैं और दादियों के बारे में, लेकिन यज्ञ की जो बात वो देखते हैं तो उनको कुछ अलग सिनारियो नजर आता है। तो आपने उस बात राइट, पर भी राइट। प्रकाश डाला कि वो जो भाई बहने हैं उनके लौकिक परिवार वाले, पैसे वाले हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है और वो पैसा इस सेवा में लगाते हैं, तो वो दिखता है। और ये बात का भी मैं साक्षी हूँ, दादी को जब ये बात आई थी, एरोप्लेन मिलने वाली बात थी, तो दादी ने बिल्कुल मना किया था। तो एक एक बात बड़ी विस्तार पूर्वक आपने सुनाई, समझाई, और सभी भाई बहनों को जो शायद अंदर में होगी वो क्लियरिटी हो गई होगी। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव आपने सुनाए और बहुत अच्छा हम सबको, भाई बहनों को लगा। तो सभी भाई बहनों की ओर से हम आपका बहुत शुक्रगुजार है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी चंपा बहन और डॉक्टर साहब से भी निवेदन है, आप भी 2 शब्द हमारे बिथिंद्र भाई के लिए, चंपा बहन और डॉक्टर साहब कहे। चंपा बहन। ओम बहुत इंटरेस्ट से सुनाया, जैसे सुनते रहे, लेकिन टाइम बुला रहा है। दोबारा भी एक दिन नक्की करके फिर सुनाना, और आगे के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने इतना सुनाया सब नॉन स्टॉप, और आपका अनुभव भी सुना। नहीं तो हम तो कोई भाई बहनों का अनुभव इतना सुनते नहीं है, पता नहीं पड़ता है कि कौन सी आत्मा में क्या विशेषता है। लेकिन आज हमने आपकी सारी विशेषताओं को देखा और सुना, और इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट में, हम 2 मिनट योग करेंगे, और आप अपना एक गीत या जो भी आपकी गजल है कुछ सुनाओ।
हाँ पुरानी आपने जो लिखी है वो हम लोग योग करेंगे और आप सुनाएंगे हमको। ऐसे तो कोई गीत मैंने जो लिखा था वो तो मैंने काफी समय पहले लिखा था 95 में, और वो तो मैंने गायब हो गया, उसको तो भूल ही गया मैंने। क्योंकि 95 की बात मैंने आपको अनुभव सुना, उस समय से मैंने सारे साथ छोड़ा हुआ है। बाकी जो भी इंटरेस्टिंग चीजें है, कभी स्टेज पे जाता हूँ, गाता हूँ, कभी कुछ, हाँ। और अभी तो मैंने वो भी गीत लिखा हुआ मेरे सामने होना चाहिए तभी मैं गा सकता हूँ। अच्छा, कोई भी एक सुनाओ लास्ट में योग करके। साइलेंस में रहेंगे और 1 मिनट साइलेंस करके पूरा करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपको एक क्योंकि आप तो बंगाली नहीं समझेंगे इसलिए हिंदी में ही 2 लाइन, हाँ, हिंदी में ही 2 लाइन सुना देते हैं। हाँ जी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बस ये 2 लाइन मैंने गाया, और आगे आपको सुनाएंगे अगर कभी मतलब टाइम मिले तो दोबारा, ठीक है। और विशेष कोई प्रश्न उत्तर हो, और खास करके मेरा इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्ट है वो साइंस के ऊपर है, किसी भी बात को साइंटिफिकली समझना, है ना, तो उसके ऊपर मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये इसमें तो दादियों स्पेशली एक सेशन रखेंगे मिथिंद्र भाई, जिसमें हाँ जी, साइंस के बैकग्राउंड वालों के कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आए, और अभी आपके हाँ पास जी, हाँ और भी जी, खजाना है दादियों के साथ का वगैरह, और हाँ इसके हाँ अलावा हाँ एक बाप दादा के साथ का तो रह गया है मूल बात, तो वो भी हाँ, वो आपको खास बताएंगे। सेशन और पूरा हम रखेंगे। अब एक बाप दादा के साथ का भी हो, और अब भाइयों एक तो बाप दादा के, बहनों आज टाइम हो हाँ गया है तो थोड़ा भी आधा घंटा बचा है, तो थोड़ा हाँ भाई बहने योग कर लेंगे। तो फिलहाल पूरा करते हैं, लेकिन एक सेशन जरूर हम लोग रखेंगे, बहुत आनंद हाँ, अब एक तो बाप दादा के साथ का अनुभव जो है ना, स्पेशल हम वो रखेंगे आपका। वो स्पेशल रखेंगे। हाँ, हाँ जी, भाइयों बहनों को बहुत फायदा होगा सुन के। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर फायदा होगा। डॉक्टर साहब 2 शब्द आप कहे फिर पूरा करेंगे। बस अभी टाइम बहुत चला गया है ना, अभी हम हाँ यही जी, हाँ जी, कहते हैं कि बड़े प्यार से अपने विथेंद्र भाई को जितेंद्र। ना बाय बाय करेंगे। ओके, सभी भाई बहने बाय करें, अब पूरा करते। अच्छा, ओम शांति।